हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये न्यूज़ स्टोरी का रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि इसके आगे के चैप्टर्स को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन दिशा की मौत मैं कहाँ हूँ। एक बड़े से बेस जैसी जगह पर एक लगभग 24 साल की लड़की अकेली खड़ी अपने सामने खड़े 200 लोगों को अपनी होठों पर एक डेविल स्माइल लिए देख रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी और हल्की लाइट में किसी सूरजमुखी की तरह चमक रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक बार देखकर उसकी खूबसूरती में अपने होश खो सकता था। पर सामने खड़े 200 लोग उस अकेली खड़ी लड़की को डर और घबराहट से देख रहे थे, जैसे वो कोई शैतान हो जो सबकी जान ले लेना चाहती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है दिशा। तुम्हें आज जो भी मिला है सब मेरे वजह से मिला है। क्या ये बात तुम भूल गई हो? सामने खड़ा 55 साल का आदमी गुस्से और डर से बोला। उसकी बात सुनकर वो लड़की किसी शैतान की तरह हंसने लगी और अपनी गर्दन को अजीब तरह टेढ़ी करके बोली, क्या सच में? क्या तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम मेरे लिए किसी कुत्ते से कम नहीं हो जो हड्डियों के लिए अपने मालिक को ही काटता है। तुमने ही मेरे मम्मी पापा को मारा था ना, और उनकी रिसर्च पर कब्जा कर लिया था। फिर तुमने मुझ पर भी ड्रग ट्राई किया ताकि मैं तुम्हारे बस में रहूं और तुम्हारे लिए एक पैसा कमाने की मशीन बन जाऊं। तो ये थी हमारी कहानी की बिलियन मतलब फीमेल लीड दिशा कपूर। जब वो 1 साल की थी तभी उसकी मम्मी पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जो कि किसी और ने नहीं, उसके सामने खड़ा इंसान, उसके डैड का अच्छा दोस्त कहलाने वाला परेश ने करवाया था। क्योंकि दिशा के डैड भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक ऐसा एंटीडोट रिसर्च करके बनाया था जो पैरालिसिस इंसान को ठीक कर सकता था और उनकी वाइटल को भी नॉर्मल करके ऑर्गन को अच्छे से फंक्शनल करवा सकता था, जिस वजह से दिशा के डैड जरूर जल्दी ही फेमस हो जाते। और यही बात परेश को रास नहीं आई और उसने उनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया जिसमें दिशा की मम्मी पापा की मौत हो गई और दिशा अकेली बच गई थी। तब परेश ने खुद को अच्छा दिखाने के लिए उसे अडॉप्ट कर लिया ताकि वो दिशा को यूज कर सके फ्यूचर में पावरफुल बनने के लिए। फिर उसने दिशा के डैड की रिसर्च को दुनिया के सामने लाकर खुद को फेमस कर लिया। और जब धीरे धीरे दिशा बड़ी हुई तो उसकी पावर बहुत ज्यादा अलग थी। उसकी आईक्यू लेवल सबसे हाई था और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो जो भी एक बार देख लेती थी उसे आसानी से नहीं भूलती थी। और जब परेश को इस बारे में पता चला तो उसे दिशा किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह लगी। इसलिए उसने उसका दिमाग और ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 साल की उम्र में ही उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और दिशा ने सर्वाइव भी कर लिया और उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया। जो कोई नहीं कर पाता था वो सब दिशा एक पल में कर लेती थी। सबको लगता था परेश अच्छा मेडिसिन रिसर्च करके बनाता है, पर वो सब कुछ दिशा बनाती थी जो परेश अपने नाम से दुनिया के सामने पेश करता था। और इस वजह से उसे बहुत सम्मान मिलता था, लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे थे। दिशा एक मॉडल बन गई बड़ी होकर और अंडरवर्ल्ड पर भी उसने राज करना शुरू कर दिया, पर उसका सारा आराम परेश और उसकी फैमिली ही उठाया करती थी। दिशा ने भी कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे यही लगता था कि परेश और उसकी फैमिली ने उसे अनाथ न बनाकर अडॉप्ट करके उसे नई जिंदगी दी है। इसलिए वो अपने पैसों को परेश की बीवी, बेटा, बेटी किसी को भी खर्च करने से नहीं रोकती थी। आखिरकार दिशा के सामने वो सब प्यार का नाटक जो करते थे। और दिशा ने भी इंसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना वो कब का सच पता लगा चुकी होती। 2 दिन पहले उसने इन सब की बात सुनी थी जब वो परेश, उसकी बीवी रीमा, उसका बेटा सनी और बेटी निताली आपस में बात कर रहे थे और सब बोल रहे थे कि आज तक कैसे उन्होंने दिशा को धोखा दिया और कैसे उसकी मम्मी पापा को मारकर उसके सामने आज तक अच्छे बने रहे। अब परेश और रीमा चाहते थे दिशा की शादी सनी से हो जाए ताकि दिशा पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहे और उन्हें जिंदगी भर पैसा कमाकर देती रहे। वहीं सनी की नज़र भी दिशा की खूबसूरती पर थी। वो लड़कियों के साथ रातें बिताता था, अब उसे दिशा चाहिए थी। वो उससे शादी करके उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उन्हें सबको पता था दिशा खतरनाक है, इसलिए वो सब कुछ आराम से करना चाहते थे। पर इस बात से अनजान की दिशा को सब कुछ पता चल चुका है। दिशा ने एक ही दिन में सब कुछ खोद कर निकाल दिया। उसके डैड के एक्सपेरिमेंट की चोरी और दूसरों पर गलत एक्सपेरिमेंट करना, सबको धोखा देना, दिशा के काम को चुराना और खुद सबके सामने महान बन जाना, सब कुछ गलत कामों को दिशा ने मीडिया को प्रूफ के साथ भेज दिया और अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी गरीबों को और मरीजों के नाम पर कुछ हॉस्पिटल को दान कर दी, जिस वजह से आज सुबह से पूरे देश में परेश और उसकी फैमिली की बेइज्जती हो रही थी।
सब उन्हें गालियां दे रहे थे और मर जाने की बद्दुआएं दे रहे थे। और दिशा को सब दुआएं दे रहे थे और उसे खुशी भरी जिंदगी की कामना कर रहे थे। जिस वजह से परेश, रीमा और दोनों बेटा बेटी गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। और गुस्से में वो सब अपने लोगों को लेकर दिशा के पर्सनल बेस पर चले आए। आज गुस्से में परेश दिशा को मार डालना चाहता था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर था कि दिशा ने सारी प्रॉपर्टी भिखारी और गरीबों को दान कर दी थी। पर वो भूल गया कि वो कहाँ जा रहा है। वो बिना सोचे समझे शेरनी की मांद में घुस आया था। दिशा तो अपने दुश्मनों की राख को भी पैरों में कुचल देती थी, तो इन सबको कैसे छोड़ देती। ये पूरी जगह दिशा के कंट्रोल में थी। वहां हर जगह रोबोट्स, बम, मशीन और डिजिटल लॉक था। दिशा ने इस जगह को खुद ही ऐसा डिजाइन किया था कि अगर कोई यहां आए तो भी यहां से जिंदा कभी वापस ना जा पाए। वो अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी। पीछे खड़े परेश के सभी लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें तो पहले ही पता था कि ये लड़की बेरहम और खतरनाक है, फिर भी वो सब यहाँ आए, ये तो उनकी ही गलती थी ना। उन्हें परेश की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखो बेटा, ये सब गलतफहमी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो बचपन से हमें जानती हो ना। मैं और रीमा तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना। परेश डर से पीला पड़ते हुए बोला। तो रीमा भी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं, जरूर तुमने हमें गलत समझा होगा। देखो निताली और सनी कितने छोटे हैं, प्लीज इन्हें जाने दो बेटा। तभी परेश भी बोला, हाँ अगर हमसे तुम्हें दुश्मनी है तो तुम मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से जाने दो। परेश चाहता था दिशा एक बार गेट खोल दे सनी और निताली के लिए, तो वो भी कुछ करके अपनी बीवी के साथ यहाँ से भाग जाएगा। सनी और निताली भी रोते हुए बोले, दिशा हमें जाने दो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चाहे ये गार्ड सभी यहाँ पर रुक के मर ही क्यों ना जाए, उन्हें यहाँ से बाहर जाना था। उनकी बात सुनकर दिशा किसी डेविल की तरह हंसी, छोड़ दून, जाने दून तुम्हारे बच्चों को। आह चूचू, तुम मुझे इतना अच्छा समझते हो क्या? पर मैं इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे खून से खेलना बहुत ही पसंद है। तो आज सब एक दूसरे से खून की होली खेलेंगे। अब जब तुम सब मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहो और साथ में मरो। इतना कहकर दिशा पीछे जाते हुए अपने हाथ को फैला दिया, जैसे वो सबका इस मौत के खेल में स्वागत कर रही हो। फेवरेट गाना गुनगुनाने लगी, जो प्यार अंडरवर्ल्ड के कांपने पर मजबूर कर देता था। क्योंकि सबको पता था ये गाना माफिया लेडी तब गाती है जब वो कत्लेआम मचाती है। उसका भयानक गाना सुनकर सबकी आंखें डर से बाहर आने को थीं। कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था। सभी गार्ड नीचे घुटनों पर बैठकर दिशा से उन्हें जाने देने की भीख मांगने लगे। पर दिशा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो गाते हुए पीछे चली गई। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं। इतना गाकर ही उसने स्माइल किया और बोली, हैप्पी जर्नी टू हेल। तभी पूरा बेस धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। लोगों की लाशें और बॉडी सिथड़ों में उड़ गईं, कोई भी नहीं बच पाया। एक छोटे से कमरे में बेड पर एक छोटी लड़की सोई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो लड़की अचानक उठकर बैठ गई और हाँफने लगी। उसने कुछ टाइम बाद अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 10-12 साल की दो क्यूट छोटी लड़कियां बैठी उसे घूर रही थीं। ये देखकर वो लड़की जो अभी उठी थी, वो कंफ्यूज हो गई कि ये छोटी बच्चियां आखिर कौन है। उसे बस ब्लास्ट होने की याद आ रही थी। उसके बाद आखिर क्या हुआ? ब्लास्ट से बचना तो नामुमकिन है, फिर क्या वो सच में स्वर्ग या नरक में है? क्या ये सब बातें सच भी होती हैं? उसे तो भगवान पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। नियति का दर्दनाक पास्ट। ये देखकर वो लड़की जो अभी उठी थी वो कंफ्यूज हो गई कि ये छोटे बच्चियां आखिर कौन है। उसे बस ब्लास्ट होने की याद आ रही थी। उसके बाद आखिर क्या हुआ? ब्लास्ट से बचना तो नामुमकिन है, फिर क्या वो सच में स्वर्ग या नरक में है? क्या ये सब बातें सच भी होती है? उसे तो भगवान पर भी ज्यादा विश्वास नहीं था। अब आगे दिशा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी सामने खड़ी दोनों बच्चियों में से एक बच्ची चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ न्यू, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? दूसरी लड़की भी हैरान परेशान होकर दिशा की तरफ ही देख रही थी। दोनों जल्दी से दिशा के पास बैठ गए और उसकी सिर को छूते हुए बोले, क्या हुआ न्यू, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें बुखार ज्यादा तो नहीं हो गया, या फिर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो हमें बताओ। दोनों लड़की लागत ज्यादा चिंतित दिख रही थी। वहीं दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों छोटी बच्चियां कौन है और ये दोनों उस न्यू न्यू क्यों बुला रहे हैं। तभी उसकी सिर दर्द से फटने लगा। उसे सब कुछ किसी रील की तरह ही दिखाई देने लगा। वहीं वो दोनों छोटी लड़कियां आपने से अपनी दोनों दोस्त को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देखकर रोने लगी।
उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था। उनमें से एक लड़की गुस्से से बोली, ये सब उन अमीर बच्चों की वजह से हो रहा है। देखो हमारी नीयू की क्या हालत हो गया है। अगर वो लोग हमारी नीयू को पुल में धक्का नहीं देते तो उसकी ये हालत नहीं हुई होती। दूसरी लड़की जो बहुत मैडम थी वो भी परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थी। क्या हमें बोडेन को बुलाकर नीयू की हालत के बारे में बता देना चाहिए? तभी दिशा उठ गई, उसकी माथे पर लेकर और पसीने की बूंदें थी। उसे इस बॉडी की रियल ओनर की यादें मिल रही थी और उसकी पिछली जन्म की भी, मतलब वो इस लड़की की दूसरी जन्म थी और वो किसी और दुनिया में थी जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा था। इस लड़की की बैकग्राउंड और दोनों जिंदगी की मौत उसे बहुत दयनीय लगी। ये लड़की जिसकी शरीर के अंदर वो आ गई थी, दरअसल वो एक 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नियति था, जिसकी पिछली जीवन की मौत भी दयनीय तरीके से हुई थी। ये एक बड़ी फैमिली, शेखावत फैमिली की छोटी बेटी थी जो यहाँ टॉप 3 में आते थे। पर उसके फैमिली में उसके दादा दादी के अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सब डे से उसे नफरत करते थे। उसकी खुद का बाप भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी पहली बीबी की बच्चों से मतलब था। नियति की माँ भी ऐसी ही थी, उसे नियति से ज्यादा अपनी सौतेले बच्चों की चिंता थी। नियति को डे से वो देखना ही नहीं चाहती थी, उसे नियति से थोड़ा भी प्यार नहीं था। जब नियति सिर्फ 5 साल की थी उस पर अपनी सौतेली बहन को मारने की कोशिश करने की सजा दी गई। किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं किया और 5 साल की उम्र में ही उसे चाइल्ड हॉस्टल में छोड़ दिया। उसके घरवाले उसे देखने तक नहीं आते थे। उसके माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुश थे। वो दोनों तो नियति को डे से भूल ही गए थे कि उनकी एक और छोटी बेटी भी है। सिर्फ उसकी दादा दादी को ही उसकी थोड़ी चिंता थी। वो ही उसे मिलने आते थे, पर 2 सालों से उसके दादाजी भी कोमा में थे, जिस वजह से उसकी दादी माँ भी यहाँ नहीं आ पा रही थी। पिछली जिंदगी में नियति 12 साल की उम्र में नहीं मरी थी। वो 18 साल की उम्र में अपने दादाजी की मर जाने के बाद घर गई थी, क्योंकि उसकी दादी माँ चाहती थी कि नियति उनके पास रहे। बाकी सब ना खुश थे, फिर भी वो सब नियति को घर के कोने में रहने देने को राजी थे। दादाजी की मौत के वजह से दादी माँ भी बीमार रहने लगी थी, इसलिए वो नियति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर भी वो नियति को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। पर नियति अपने फैमिली के साथ रहकर ही खुश थी। फिर कुछ दिन में नियति की जिंदगी में एक और मोड़ आया। वो था एक 4 साल छोटा बच्चा कियान, जिसे वो पहले एक बार रोड पर बचाते हुए मिली थी। वो बच्चा एशिया की सबसे बड़ा बिजनेसमैन प्रखर रायजादा का बेटा था, जिसे दुनिया के सभी लोग डेविल, मौत के देवता के रूप में जानते थे। जिस पर वो हाथ रखता था वो सिर्फ उसका हो जाता था। कुछ ही वक्त में रायजादा मेंशन में रहते हुए बीते थे, तभी नियति की सौतेली बहन के लिए प्रखर राणा का रिश्ता आया। नियति की जिंदगी उस दिन से और भी उलझ गई। पहले भी उसे एक मनहूस, बिगड़ेल और घटिया लड़की की तौर पर घरवाले जानते थे। प्रखर के आते ही ये दुगना हो गया। कियान को नियति बहुत पसंद थी। नियति को भी वो बच्चा बहुत पसंद था। फिर जब नियति ने प्रखर को देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गई। जब को प्रखर उससे 11 साल बड़ा था, 18 साल की नियति को प्रखर से प्यार हो गया। तब से उसकी जिंदगी और भी बदल गई। उसे बचपन से ही खुशी नहीं मिली थी, इसलिए वो ये खुशी को पा लेना चाहती थी। धीरे धीरे प्रखर के लिए उसका प्यार बढ़ता गया और ये पागलपन की हद तक बढ़ गया। तो नियति ने घर वालों के सामने जिद किया कि वो प्रखर से शादी करना चाहती है। उसके बाद से घर वालों की नफरत उसके लिए और भी बढ़ गई। उसकी छवि ऐसी हो गई कि वो अपनी जी बहन की पति को छीनना चाहती है और एक घटिया और दूसरों की चीज छीनने वाले नाम से उसे बुलाने लग गए। फिर भी नियति कियान को अपने बेटे की तौर पर और प्रखर को अपने पति की तौर पर पाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के दिन ही धोखे से प्रखर से शादी कर लिया। पूरा परिवार उसे मारने के लिए भी तैयार था, पर प्रखर ने उसे अपने साथ ले गया क्योंकि अब नियति के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। पूरे सोसाइटी में उसे अपनी बहन की पति छीनने वाली विकृत लड़की की तरह बुलाने लगे, जिस वजह से प्रखर की फैमिली में भी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब उससे नफरत करते थे। प्रखर ने उसे भले ही अपने साथ रखा, पर उसे पत्नी का हक नहीं दिया। वो ज्यादातर बाहर ही रहता था, पर सजा के तौर पर उसने नियति को घर में कैद कर दिया था। 18 साल की नियति घर में कैद होकर रह गई, उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी वो अपने बेटे और पति के साथ खुश थी, क्योंकि प्रखर से वो पागलपन की हद तक प्यार करती थी। कुछ महीने बाद प्रखर ड्रग्स के नशे में था। उस दिन नियति और उसके बीच की सारी दीवार टूट गई। प्रखर और नियति उस रात एक ही गए। उस रात के बाद वो थोड़ा थोड़ा प्रखर को समझने लगी थी और प्रखर को डे से उसकी लत लग गई थी। वो नियति के साथ और करीब आ गया, दोनों के बीच कई बार संबंध बने।
फिर भी प्रखर उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। नियति इसमें भी खुश थी कि अब उसे अपने पति का प्यार भी मिल रहा है। पर सब कुछ तब बदल गया जब एक लड़की उसकी जिंदगी में आई जो दावा करती थी कि वो प्रखर की बीवी और कियान की बायोलॉजिकल मां है। तब नियति बुरी तरह से टूट गई थी। उसे लग रहा था प्रखर उसे छोड़ देगा, और शायद उसकी डर को बढ़ाने के लिए कई बार उस लड़की को प्रखर के साथ कुछ दिन बाद न्यूज में देखा गया। उसे और भी बुरा लगा। तभी उसे पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो काफी खुश थी। वो प्रखर को ये बताना चाहती थी ताकि प्रखर उस लड़की से बात करना बंद कर दे, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले उसकी दादी माँ भी चल बसी। वो अपनी दादी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए उसने प्रखर को कई बार फोन किया, पर प्रखर ने फोन नहीं उठाया। इसलिए वो अकेली ही दादी माँ की अंतिम संस्कार देखने शेखावत मेंशन चली गई। वहां भी उसे सब नफरत से गलियां देने लगे थे। उसकी सौतेली बहन सबसे ज्यादा उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उसने उससे प्रखर को छीन लिया था। ऊपर से प्रखर की किसी और लड़की के साथ आ रही लगातार की न्यूज से सबको यकीन हो गया था कि प्रखर उसे छोड़ देगा। इसलिए उसकी सौतेले भाई और बहन ने उसे थापड़ मारा। उसकी माँ भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो एक गाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसकी काफी ब्लड लॉस हो चुकी थी। वो दर्द में भी कई बार उसने प्रखर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फोन लगा ही नहीं। तभी हॉस्पिटल में आग लग गई। वो चिल्लाती रही, पर कोई उसकी मदद करने के आगे नहीं आया। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी डोर की फांक से उसे प्रखर दिखाई दिया, जो एक लड़की को बाहर लेकर जा रहा था। ये देखकर उसने प्रखर को आवाज देने की, पर उसके सामने ही प्रखर चला गया, और धीरे धीरे उस केबिन में भी आग फैल गया, और नियति अपनी पेट में बच्चे के साथ ही उस आग से जलकर मारी गई। और इस जन्म में कुछ बच्चों ने उसे बुली करने के लिए पुल में धक्का दे दिया था, जिस वजह से नियति की सोल उसकी बॉडी से निकल गई, और उसी समय दिशा उसकी बॉडी में आ गई। दिशा ने सब कुछ सोचा। उसे नियति थोड़ी पागल लगी। दूसरों के लिए इतना प्यार ठीक नहीं है, इससे धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। नियति ने सामने दोनों लड़कियों को देखा जो नियति की सबसे अच्छी दोस्त थी, सुमन और खुशी। सुमन अनाथ थी और खुशी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर दोनों को ही गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था, जिस वजह से वो नियति के साथ एक ही हॉस्टल में एक ही स्कूल में थे। उन्होंने नियति से उस लाइफ में भी अपने घर वालों और प्रखर से दूर रहने को बोला था, ताकि नियति हट ना हो, पर नियति ने नहीं सुना। सच में नियति कितनी बेवकूफ थी। ये दोनों तो उसके सच दोस्त थे, जो बिना किसी स्वार्थ से उसे प्यार करते थे। जरूर नियति थोड़ी बेवकूफ थी। दिशा ने मन ही मन सोचा, फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। उसकी बात सुनकर सुमन और खुशी दोनों शांत हो गए। दिशा जो नियति के बॉडी में थी, वो फीकी स्माइल करके बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उसे स्माइल ही नहीं करना आता था, फिर भी वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए नीचे से डिनर ले आते हैं। दोनों ने नियति को प्यार से देखा और डिनर लेने बाहर चली गई। नियति वॉशरूम में चली गई। उसने छोटे से शीशे में खुद को देखा, जिस शरीर में वो थी कमजोर सर, खूबसूरत गोरा बेदाग चांद सा चेहरा, ब्लू आंखें, लंबे काले बाल, नेचुरल रेड लिप्स, हिंथों के नीचे काला तिल। वो कड़की किसी जीती जागती खूबसूरत गुड़िया जैसी लग रही थी। कोई माँ बाप अपनी ही इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं। दिशा ने मन ही मन सोचा, फिर फ्रेश होने लगी। उसे पहले स्ट्रोंग होना था और अन सबको वही दर्द लौटना था जो सबने नियति को दिया था। नियति ने उसे अपना शरीर दिया है, वो उसकी ये कर्ज अपने ऊपर नहीं रहने देगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉस्पिटल जैसी जगह पर एक लड़की जिंदा आग में जल रही थी और बार बार पुकार रही थी, मुझे बचाए प्रखर जी, वरना मैं और हमारे बच्चे दोनों मर जाएंगे। वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी, पर आज ने उसकी स्किन झुलसकर उसे बदसूरत बना रही थी। पर वो लड़का चाहकर भी उस लड़की के पास नहीं जा पा रहा था। एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर तभी एक लड़का हौंफते हुए उठकर बैठ गया। उसकी माथे पर पसीने की बूंदें थी। एक लड़का लगभग 23 साल का लग रहा था। हर दिन उसे ये सपना परेशान करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर है कौन। हर दिन वो क्यों उसकी सपनों में आकर उसे सता रही है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आए, तुम मेरी बनकर रह जाओगी। तुम जितना मुझे सपनों में सता रही हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें अपनी इस बेड पर सताऊंगा। उस लड़के की मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। पेंटिंग क्वीन ऑफ डेथ। हर दिन उसे ये सपना परेशान करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर है कौन।
हर दिन वो क्यों उसकी सपनों में आकर उससे सता रही है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। जिस दिन तुम मेरे सामने आए तुम मेरी बनकर रह जाओगी। तुम जितना मुझे सपनों में सता रही हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें अपनी इस बेड पर सताऊंगा। उस लड़के की मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। अब आगे। उस लड़के की ब्राउन आंखें बहुत ठंडी और मिस्ट्रियस थी, जैसे कोई गहरी समुंदर का तल जिसे कोई देख ही ना पाए। उसका हैंडसम चेहरा, शार्प फेशियल फीचर्स और हल्का बियर्ड उसके हैंडसम चेहरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। कोई भी लड़की एक पल में उसके प्यार में पागल हो सकता था। वो अपने बेड से उठा और रूम से अटैच दूसरे रूम में चला जाता, जहां बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। वो सभी पेंटिंग एक खूबसूरत लड़की की थी। उसका डरा हुआ और दर्द से भरा चेहरा और माथे सिकन उस पेंटिंग में अच्छे से दिखाई दे रहा था। फिर भी वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस पर से किसी की नजर ही ना हटे। कुछ फोटो में वो मुस्कुरा रही थी, जिसे उस लड़के ने बहुत मेहनत से बनाया था। उस लड़की की ब्लू आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी, जैसे उसकी पूरे दुनिया को रोशन कर रही हो। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाया और उस लड़की की पेंटिंग बनाने लगा। उसकी आंखें उस लड़की की हर एक खूबसूरती को अच्छे से तराश रही थी। कुछ ही देर में उस लड़के ने फिर से पेंटिंग बना लिया था। वो पेंटिंग इतनी जीवंत लग रही थी कि जैसे अभी वो लड़की उस पेंटिंग से बाहर निकल आएगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में नियति ने सुमन और खुशी के साथ मिलकर खाना खा लिया था। उसे ये खाना पसंद तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी पिछली जीवन में दुनिया की अनगिनत डिशेज को टेस्ट किया था। उसके घर पर या बसे पर हमेशा उसके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ मौजूद रहते थे, पर उसने कभी उस खाना को खाते हुए थोड़ी भी खुशी महसूस नहीं किया था, जितना आज इन दो छोटी लड़कियों के साथ इस घटिया हॉस्टल की खाना खाकर हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था आज से उसके पास भी फैमिली है। तीनों ने खाना खा लिया, फिर सुमन और खुशी ने जबरदस्ती नियति को बीच में सुला दिया और उसके दोनों तरफ बैठकर उसकी सिर को सहलाने लगे, ताकि वो सुकून से सो जाए और उसे फिर से कोई बुरा सपना न आ जाए कि पहले की तरह वो फिर से बेहोश हो जाए। ये देखकर नियति मन ही मन खुश थी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ इस नियति के बॉडी में आकर। उसे दो इतने अच्छे, केयरिंग और सच्चे दोस्त जो मिल गए थे। कल से एक नई सुबह होने वाली थी। वो कल से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली थी, पर अपनी पुरानी तरीके से। ये सोचकर उसने मन ही मन डेविल स्माइल किया। उसके हैं में अभी कम से कम 5 साल तो थे ही सब कुछ हासिल करने के लिए। वो सब कुछ वापस पलट सकती थी। शेखावत फैमिली उसके सामने चींटी की तरह रह जाएगी। अब उसने नियति की बॉडी लिया है तो उसकी दुश्मनों को बर्बाद तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही वक्त बीतते रहे। अब तक 5 साल बीत चुके थे। एक बड़ी सी खंडहर जैसे घर जो जंगल के बीचों बीच था, वहां कुछ लोग दो लोगों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वहीं चारों तरफ लाश बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नरसंहार हुआ हो। सामने घुटनों पर बैठे लोग थर थर कांप रहे थे। एक इंसान जिसकी चेहरे पर कट लगा हुआ था, वो धीरे धीरे उन दो इंसान की तरफ रेंगते हुए जाने लगा और सिर नीचे करके बोला, प्लीज हमें इस बार के लिए छोड़ दीजिए। हम क्वीन के लिए जिंदगी भर गुलामी करने के लिए भी तैयार है। इस बार हम भटक गए थे। उन लोगों ने बताया ही नहीं था कि हम किसे टारगेट कर रहे हैं। हमें तो बस एक लड़की की फोटो मिली थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि हम सब उस लड़की को उठाकर उसके साथ गलत काम करें और वीडियो बनाकर वायरल कर दे, और हो सके तो उसे मार दे। पर हम ये मिशन नहीं लेना चाहते थे। हमें इस बार मजबूर किया गया था। वो बहुत बड़े फैमिली से है, इसलिए हम सब ने उनकी बात मान लिया। अगर हमें पता होता कि वो लड़की क्वीन के साथ जुड़ी हुई है तो हम कभी भी उस लड़की का पीछा नहीं करते। हम खुद को मार डालते, पर उन लोगों की बात नहीं मानते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी सब लोग जो बचे हुए थे वो भी माफी मांगने लगे। वो सब जानते थे कि क्वीन का खौफ क्या है, जिसे पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस सर्कल के लोग क्वीन ऑफ डेथ कहते हैं। वो जहां भी जाती है एक बार वहां एक साथ पूरे गैंग को स्मशान घाट बना देती है। वो तो वहीं पर सबको जलाकर राख कर देती है, बॉडी भी नहीं छोड़ती थी। तो वो उन्हें क्या ही जाने देगी। अगर उन्हें पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो वो कहीं जाकर छुप जाते, पर कभी मौत के देवी के सामने आने की कोशिश नहीं करते। अब जाकर उसे सामने खड़ी दोनों इंसान का आधा चेहरा दिखा रहा था। दोनों ही लड़कियां थी और खूबसूरत भी थी। तभी सामने खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोली, अच्छा तो कौन था वो जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया? और अगर वो लड़की क्वीन की कुछ ना होकर कोई नॉर्मल लड़की होती तो अब तक तुम सब उसे नोच खाते और उसे मार डालते, सही कहा ना? ये कहते हुए सामने खड़ी लड़की गुस्से से कांप रही थी। लोग हमेशा लड़कियों को कोई चीज समझते हैं क्या, जिसे जो चाहे जान चाहे इस्तेमाल कर ले और फेंक कर चले जाए?
और किसी की बात मानकर अच्छा किया को तुम सब मौत के मुंह में चले आए, दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने पीछे देखा जहां एक सोफे पर पैर चढ़ाकर अपनी फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसकी आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकता था। वो लड़की सोफे से खड़ी हुई तो सारे लोग जो जमीन पर पड़े थे वो सब पीछे खिसकने लगे। वो उस लड़की की आसपास भी नहीं रहना चाहते थे। उस लड़की की ऑरा ही उनकी आधी जान ले रहा था। वो लड़की आगे आई, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने एक मास्क पहन रखा था। क्या तुम्हें वो लड़की से अभी भी चाहिए? तुम सब उसे छूना चाहते थे? उस लड़की की गहरी भयानक आवाज उस रूम में गूंज गई। उसका डार्क ऑरा चारों ओर फैल गया। फिर वो खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम सब उस लड़की को देखना चाहते हो? मरने से पहले इतना कहकर उस लड़की ने अपना मास्क उतार दिया। तो उस लड़की की खूबसूरत परी जैसा चेहरा अब सबके सामने था। उसकी ब्लू आंखें सबको जानलेवा तरीके से घूर रही थी। उसे देखकर सब दंग रह गए। क्या ये क्वीन ऑफ डेथ है? ये लड़की किसी स्वर्ग की राजकुमारी जैसी खूबसूरत है। और कितनी कोमल और कम एज की है, शायद 17 साल होगा। फिर ये इतना क्रूर कैसे ही सकती है? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत और 16-17 साल की लड़की क्वीन है, जिसे लोग मौत की देवी भी कहते हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये वही लड़की तो है जिसकी उन्हें फोटो मिली थी और जिसका पीछा करने की चक्कर में वो सब मिट के दरवाजे पर आ गए थे। इसका मतलब जिसकी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिली थी वो खुद क्वीन थी और वो सब पागलों की तरह क्वीन का पीछा कर रहे थे। उन सब का दिमाग फट रहा था। उन्हें इस वक्त और भी डर लग रहा था। थोड़ी देर पहले ही इस लड़की ने उनके गैंग की 20 लोगों को किसी चूहे की तरह मार दिया था, ये जानने से पहले ही कि वो सब उसका पीछा क्यों कर रहे थे। अब जब उसे पता चल गया है कि वो सब क्यों उसका पीछा कर रहे थे तो क्वीन उन्हें कितनी बेदर्दी से मारेगी। ये सोचकर ही वो सब डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने तो सोचा था ये काम आसान, बस एक स्कूल की लड़की को ही तो उठाना है। पर उन्हें क्या पता था कि वो सब अपनी मौत को उठने जा रहे हैं। कौन सी फैमिली है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? सामने खड़ी लड़की ने टेडी स्माइल करते हुए पूछा। सामने पड़े लोग जानते थे कि अब वो नहीं बचने वाले। अब जब वो सभी मरने वाले हैं तो वो उस इंसान को क्यों बचाए जिसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मौत के मुंह में धकेला था। उन्हें तो उस इंसान पर ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए उनका लीडर जो अभी माफी मांग रहा था वो अपने आंखों में पछतावे के साथ बोला, वो रॉय फैमिली है, उनकी छोटी बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जब हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनके घर के हेड ने हमें धमकाया कि उसकी बेटी जो कह रही है हमें करना होगा। सामने खड़ी लड़की ने सुना तो वो हंसने लगी। रॉय फैमिली, लगता है इन सबको ही मौत का एहसास चाहिए। फिर कुछ ही देर में उस रूम से चिखन चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाकी सभी लोग मर चुके थे। क्वीन के पास खड़ी लड़की बोली, न्यू, ये रॉय फैमिली अब बहुत आगे जा रही है। क्या एक छोटी लड़की में इतनी घटियापन भरा हुआ है जो वो इतना बेकार सोच रखती है एक दूसरी लड़की के खिलाफ? इतने लोगों को उसने तेरे साथ गलत करके तुझे बदनाम करने को कहा। उस लड़की की बात सुन मार क्वीन, जो कोई और नहीं नियति थी, वो अपने चेहरे पर सातिर स्माइल लिए सुमन और खुशी को देखकर बोली, अगर वो सब दुनिया से मिटना चाहते हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करने दो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन और खुशी भी चली गई। बाहर आते ही वो खंडहर आग में जलने लगी। वहीं नियति अपनी फेवरेट गाना गुनगुना रही थी। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर, ये है गुमराह का रास्ता। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीन है छाए फिर भी है तन्हाई, हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है। क्यों खाओ गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। रात की सन्नाटे और जलती हुई खंडहर की हल्की आवाज और छोटी मोटी जानवरों की आहट के साथ ये गाना बहुत डरावना लग रहा था। तीनों थोड़ा दूर आ गए जहां कुछ ब्लैक कार खड़ी हुई थी। नियति, सुमन और खुशी अंदर बैठ गए। तभी खुशी बोली, वैसे जान, ये रॉय फैमिली शेखावत फैमिली बिजनेस की किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर है शायद। ये तो और भी अच्छी बात है, एक तीर से दो शिकार। और उसने टेडी स्माइल करके कहा, हेलो एवरीवन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज रिव्यू देकर शेयर तो कर दीजिए, वरना दूसरी स्टोरी की तरह इस स्टोरी को भी बंद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। फिर इतनी मेहनत से लिखकर भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। टीआरआई की बदनामी और मौत। रात की सन्नाटे और जलती हुई खंडहर की हल्की आवाज और छोटी मोटी जानवरों की आहट के साथ ये गाना बहुत डरावना लग रहा था। तीनों थोड़ा दूर आ गए जहां कुछ ब्लैक कार खड़ी हुई थी।
नियति, सुमन और खुशी अंदर बैठ गए। तभी खुशी बोली, वैसे जान, ये रॉय फैमिली शेखावत फैमिली बिजनेस की किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर है शायद। ये तो और भी अच्छी बात है, एक तीर से दो शिकार। और उसने टेडी स्माइल करके कहा। अब आगे। उसकी बात सुनकर सुमन और खुशी ने नामे सिर हिला दिया। वो दोनों तो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई फैमिली इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपनी ही बेटी को इतना सताए। और तो और आज तक उन दोनों ने कभी नियति की फैमिली को उससे मिलने आते नहीं देखा। नियति ही हॉस्पिटल जाती थी आपने दादाजी और दादी माँ से मिलने के लिए। उसकी दादी माँ नियति से वहीं हॉस्पिटल में मिल लेती थी। वो नियति के लिए हमेशा चिंता और दुख में रहती थी। ऐसे हालात में नियति की शेखावत फैमिली से नफरत करना तो लाजमी है। तभी पैसेंजर सीट पर बैठा 28-30 साल लड़का बोला, बॉस हमने वेरीफाई कर लिया, इसमें सिर्फ राय फैमिली ही शामिल था। क्योंकि विनी राय के साथ आपका झगड़ा हुआ था, इसलिए अपनी बेटी की कहने पर उसके डैड सुकांत राय भी बिना जाने कि उनकी बेटी ने उन गैंग को क्या करने के लिए पैसे दिए हैं वो सब मान गए। जब उन गैंग ने इतनी छोटी काम को लेने से मना कर दिया तो सुकांत राय ने उस लीडर को धमकाया, तो वो लीडर भी मान गया। वो लीडर तो पहले से ही कितनी मासूम जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, तो सुकांत राय अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है ना? क्या होगा अगर उसकी वही बेटी रातों रात फेमस हो जाए, तब तो वो अपनी बेटी पर और भी गर्व करेगा और प्यार करेगा, राइट? सुमन और खुशी समझ गई कि वो क्या कह रही है। दोनों ने भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में उनका कार एक विला के सामने आकर रुका। तीनों बाहर चले गए तो सभी कार सामने वाले बिल्ला के तरफ चले गए। नियति की सारे टीम मेंबर उसके बिल्ला के सामने ही रहते हैं ताकि जब भी जरूरत हो वो उनकी मदद कर सके। तीनों फिंगरप्रिंट देकर घर के अंदर चले गए। विला बहुत बड़ा और खूबसूरत था। घर में 2 लोग थे जो घर का काम करते थे और एक शेफ बस। नियति को अपने आसपास इतने ज्यादा लोगों को रखना पसंद नहीं था, वो भी अपने प्राइवेट प्लेस में। थोड़ी देर में तीनों ने डिनर कर लिया और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले गए। सुबह का वक्त। आज सुबह से एक न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। ये न्यूज था टिया राय के बारे में, जिसे लगभग हर कोई जानता था क्योंकि स्कूल में वो बहुत फेमस थी। एक तो करोड़पति राय फैमिली की इकलौती बेटी जो इंडिया की टॉप फैमिलीज में आते थे, ऊपर से वो बहुत खूबसूरत भी थी। उन लोगों ने उसे प्रिंसेस की तरह बड़ा किया था। वो जो भी चाहती हमेशा उसे पूरा किया जाता था। आज तक टिया राय ने बहुत सारी गुनाह किया था। स्कूल में भी उसने कई सारी मिडिल क्लास फैमिली की बच्चों को बुली किया था। 2 बच्चों की तो जान चली गई थी उसकी वजह से, क्योंकि टिया और उसकी दोस्तों ने उन लड़कियों की जबरदस्ती गंदी फोटो लेकर स्कूल की फोरम में डाल दिया था। पर इस केस को भी टिया के डैड सुकांत जी ने संभाल लिया। उस अकाउंट को उन्होंने फेक प्रूफ कर दिया और कोर्ट में साबित कर दिया कि वो 2 लड़कियों ने खुद ही फोटो डाला है फेमस होने के लिए। वो दोनों लड़कियां ही मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए वो दोनों इसे सहन नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया। जब उन दोनों की पेरेंट्स ने टिया पर केस किया तो सुकांत राय ने उन्हें धमकाकर चुप कर दिया और इस सिटी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्कूल में टिया टॉप 10 में आती थी, खूबसूरती में कई लड़के उसे पसंद करते थे। पर जब से 6 महीने पहले नियति ने वहां ट्रांसफर लिया तब से लगभग सभी लड़के सिर्फ उसके पीछे पड़े हुए थे। उसका गुस्सा टिया नियति पर निकालना चाहती थी। नियति की सिंपल एटायर को देखकर वो सोचती थी नियति एक गरीब फैमिली की बच्ची होगी, इसलिए उसने कई बार नियति को टारगेट किया था, पर हमेशा नियति उसे थापड़ मारकर निकल जाती थी। बार बार अपने स्कूल के बच्चे और लड़कों के सामने इंसल्ट होने के बाद टिया और भड़क गई और एक गैंग को ही नियति के साथ गलत करके मारने के लिए भेज दिया। और उसका बाप वो तो था ही अंधा अपनी बेटी के प्यार में, उसने भी उसकी बात मान लिया। सुबह से सब टिया को सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे थे, क्योंकि टिया की दूसरों को बुली करते टाइम की वीडियो और अलग अलग लड़कों के साथ क्लब में किस करते हुए और गलत काम करने की वीडियो भी एक साथ वायरल हो रही थी। लोग तो सोशल मीडिया पर राय फैमिली को भी गालियां दे रहे थे और उनकी घटिया परवरिश पर सवाल उठा रहे थे। ये कितनी बेशर्म लड़की है जिसे अलग अलग लड़कों के साथ सोना पसंद है। आखिरकार राय फैमिली ही घटिया है तो उनकी परवरिश अच्छी कैसे हो सकती है? क्या 1 साल पहले जो 2 लड़कियों के साथ हुआ था कहीं वो सब भी सच तो नहीं है? इनका क्या भरोसा प्रूफ को सुकांत राय ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बदल दिया होगा। हाँ, न्यूज आया था तब उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। बेचारी लड़कियां, मुझे उन दोनों के लिए दुख हो रहा है। वहीं एक बड़े से घर में किसी की रोने की आवाज आ रही। ये रायविला था। हॉल में टिया राय बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। वो रोते हुए अपने डैड को देखते हुए बोली, डैड कुछ करके इस वीडियोस को हटा दीजिए।
तभी उसके गाल पर एक थापड़ पड़ा तो टिया और जोर जोर से रोने लगी। ये सुकांत राय ही थे जिन्होंने फिर से टिया को थापड़ मारा था। अब तक टिया को 10 थापड़ पड़ चुके थे। तुम ये सब घटिया काम करने क्लब जाती थी, तुमने रॉय फैमिली का नाम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उनकी बात सुनकर टिया और जोर जोर से रोने लगी। तभी टीना की मोम रेणुका आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सुकांत आप उसे बहुत मार चुके हो। हमें उसे समझाना चाहिए ना कि मारना चाहिए, वो हमारी इकलौती बेटी है। अगर उससे कुछ गलतियां हो गई हैं तो हमें उसे इस वक्त संभालना चाहिए। आप जल्दी से इस न्यूज को हटाएं, हम अपनी प्रिंसेस की और बदनामी नहीं होने दे सकते। उनकी बात सुनकर सुकांत जी गुस्से से दांत पीसकर बोले, अगर तुम इसे पहले समझा देती तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता मैंने इस न्यूज को हटाने की कोशिश नहीं की है? पर कुछ फायदा नहीं है, जो भी है इस सब के पीछे वो बहुत पावरफुल है। मैं चाहकर भी इस न्यूज को हटा नहीं पा रहा हूँ। क्या बकवास है, न्यूज चैनल में उन लोगों को खरीद लीजिए को काम के है। पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आखिरकार कौन इतना पावरफुल है जो राय फैमिली की डिग्निटी को टारगेट कर रहा है? रेणुका जी बोली, फिर कुछ सोचते हुए बोली, क्या हम टिया को कुछ सालों के लिए इंडिया के बाहर भेज दे? उनकी बात सुनकर सुकांत जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कह रही हो, हम आज ही टिया को देश से बाहर भेज देंगे। तभी घर के बाहर से ब्लास्ट होने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर टिया डर गई और अपने मोम डैड के पीछे छुप गई। तभी एक गार्ड थोड़ा घायल हालत में अंदर आया और डरते हुए बोला, सर के बाउंड्री वॉल को किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। तभी हॉल के अंदर कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड आ गए तो सुकांत जी, रेणुका और टिया उन्हें डर और हैरानी से देखने लगी। कौन हो तुम सब और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राय विला में घुसने की? तभी किसी की हंसने की आवाज आई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्या राय फैमिली की शेयर्स नहीं गिर रहे हैं? क्या तुम्हारी कंपनी की सारे प्रोजेक्ट बंद नहीं हो गए हैं या कुछ बाकी रह गया है? सुकांत, रेणुका और टिया तीनों ने सामने देखा तो 3 लड़कियां चलकर अंदर आ रही थी। उनके पीछे एक लड़का आ रहा था, उसने ही अभी बात किया था। तभी सुकांत जी की नजर उन गार्ड्स की ब्लैक यूनिफॉर्म की लोगो पर पड़ी, जिस पर क्वीन, बस ये एक शब्द था। और यही एक शब्द सुकांत को अंदर तक डराने के लिए काफी था। वो हकलाते हुए बोला, क्वीन ऑफ डेथ की गार्ड्स यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हैं? वहीं टिया और रेणुका, जिन्हें क्वीन के बारे में कुछ पता नहीं था, वो चिल्लाते हुए घमंड से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में आने की और इतना तोड़ फोड़ मचाने की? वहीं अपनी बीवी और बेटी की बात सुनकर सुकांत परेशान हो गया और उन्हें चुप कराते हुए बोला, चुप करो, तुम दोनों को पता नहीं कि वो कौन है। आपने पति की बात सुनकर रेणुका जी और भी गुस्से में आ गई और चिल्लाकर बोली, ये जो भी हो ये ऐसे हमारे घर में नहीं घुस सकते। तभी नियति, सुमन और खुशी ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और आकर सोफे पर तीनों बैठ गई जैसे ये घर उनका ही हो। वहीं उन तीनों, खुशी, नियति और सुमन को देखकर टिया हैरान हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम तीनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम घटिया लड़की, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था ना, फिर तुम जिंदा कैसे हो? नियति खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, मैं तो जिंदा हूं, तुम्हारी सांसें जब तक बचेगी इसका मैं कुछ को नहीं सकती। अब जाकर सुकांत को समझ आया कि वो न्यूज क्यों नहीं हटा पा रहा है। उसने उस छोटी लड़की की हाथ में गन को देखा जो क्वीन की रानी के नाम से फेमस थी, जिसे खुद क्वीन ने डिजाइन किया था, और उसकी उंगली में वो रिंग जो माफिया क्वीन की थी। मतलब ये छोटी सी लड़की माफिया क्वीन है। उसने कल फोटो देखा था जब उसकी बेटी एक गैंग को इस लड़की को मारने के लिए सुपारी दे रही थी। मतलब उसकी बेटी ने उसे मारने के लिए पैसे दे दिया, जो खुद मौत की देवी है। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। आज सुबह से जो उसके साथ हो रहा था वो क्वीन की वजह से हो रहा था। क्वीन, हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी अभी नादान है, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, चाहे तो मैं आपने नाम पर मेरे आधे प्रॉपर्टी कर दूंगा। वहीं आपने डैड को घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर टिया हैरान थी, रेणुका जी भी हैरान थी। वो इतने बड़े फैमिली के हेड थे, उसके कई बड़े फैमिली की दोस्त भी थे, फिर भी वो इस छोटी 16-17 साल की लड़की के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। और अभी अभी सुकांत ने इस लड़की को क्वीन कहा। कुछ सोचकर दोनों माँ बेटी हैरानी से नियति को देखने लगी। क्या ये छोटी लड़की वो अफवाह वाली माफिया क्वीन है जो पूरे माफिया वर्ल्ड को अपने पैरों में झुका कर रखती है? तभी नियति भयानक तरीके से हंसने लगी और बोली, तुम्हें लगता तुम्हारे उस डूबती हुई 2 कौड़ी की कंपनी में मुझे इंटरेस्ट है? मैं तो उसे तुम्हें मारकर भी ले सकती हूँ, पर क्या तुमने उन लोगों को छोड़ा था जिससे तुम्हारी बेटी उलझी थी? क्या तुमने उन 2 लड़कियों को छिड़ा जो तुम्हारी बेटी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे?
नहीं ना तो अपनी बेटी की मौत को भी एंजॉय करो, फिर तुम दोनों भी अपनी बेटी के साथ ऊपर जाओ। इतना कहकर नियति ने अपने असिस्टेंट रचित को इशारा किया तो उसने एक पैकेट बढ़ा दिया। सुमन ने उस पैकेट को ले लिया और टिया की तरफ बढ़ गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं राय फैमिली की इकलौती प्रिंसेस हूं, वो गुस्से और डर से चिल्लाने लगी। कुछ गार्ड ने सुकांत और रेणुका को पकड़ लिया, वो बस चिल्लाकर अपनी बेटी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर सकते थे। तभी एक गार्ड ने टिया को पीछे जाने से रोक दिया। सुमन ने उस पैकेट से ड्रग्स निकाला और टिया की मुंह में जबरदस्ती भर दिया। खुशी उसके सामने आकर बोली, तुम्हें बहुत शौक है ना मिडिल क्लास लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उनकी घटिया फोटो खींचकर वायरल करने का। अब तुम्हें भी उसी तरह मौत मिलेगी। सुमन ने पूरा पैकेट टिया के मुंह में भर दिया। टिया गार्ड से छूटने के लिए छटपटा रही थी। ऊपर से ड्रग्स की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें फट जाएगा। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। रेणुका जी अपनी इकलौती बेटी को खोने की डर से चिल्लाए। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी आज तक जिसने मेरा फेस देखा गई वो कभी जिंदा नहीं बचा है। तुम दोनों भी अपनी बेटी के साथ जाओगे। इतना की कर नियति ने टिया को देखा जो छटपटा रही थी। फिर उस पर गोली चला दिया। एक पल में ही टिया बेजान होकर नीचे गिर गई। राय फैमिली की मौत, क्वीन का खौफ। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। रेणुका जी अपनी इकलौती बेटी को खोने की डर से चिल्लाए। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी आज तक जिसने मेरा फेस देखा है वो कभी जिंदा नहीं बचा है। तुम दोनों भी अपनी बेटी के साथ जाओगे। इतना कहकर नियति ने टिया को देखा जो छटपटा रही थी। फिर उस पर गोली चला दिया। एक पल में ही टिया बेजान होकर नीचे गिर गई। अब आगे। टिया की बेजान शरीर जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी सीने से खून बह रहा था, उसकी मुंह से ड्रग्स अभी भी भरा हुआ था। अपनी इकलौती बेटी को मरते हुए देखकर सुकांत जी और रेणुका सहन नहीं कर पाए और चिल्लाए, टिया। वो दोनों टिया के पास जाने के लिए छटपटाने लगे, पर गार्ड्स के हाथ से वो छूट नहीं पा रहे थे। रेणुका जी गुस्से से चिल्लाई, तुम घटिया लड़की, तुमने मेरी इकलौती बेटी को मार दिया। तुम एक मर्डर हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं किस फैमिली से हूं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी इकलौती नातिन को मार दिया है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रेणुका की बात सुनकर नियति ने बस ठंडी स्माइल दिया और बोली, मैं मर्डर हूं? क्या तुम लोगों ने मासूम लोगों को नहीं मारा? आज तुम्हारी बेटी को मरते देख वो सब खुश होते होंगे, है ना? वैसे हजारों लोगों को मारा है, पर वो सब तुम जैसे बेवकूफ ही थे। और एक बात, तुम्हारी बेटी तुम दोनों की गलती की वजह से आज मर गई। ये तुम लोग ही थे जो अपनी बेटी को इतने घटिया संस्कार दिया है। इसलिए वो दूसरों को हमेशा कम ही समझती है और इसी वजह से देखो मरी पड़ी है। डोंट वरी, आज तक मैंने जितने लोगों को मारा है उसने तुम्हारा नाम शामिल हो जाएगा। फिर लोग तुम लोगों को हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि वो मेरे नाम को याद रखते हैं। उसकी ठंडी हंसी की आवाज उस हॉल में गूंज रही थी। सुकांत जी समझ चुके थे कि अब वो दोनों भी नहीं बचने वाले हैं। उसकी ठंडी हंसी सबको डराने के लिए काफी थी। 17 साल की लड़की से वो डर रहे हैं। आज तक किसी ने क्वीन का चेहरा नहीं देखा, उसके कुछ करीबी लोगों को छोड़कर। आज वो जरूर उन दोनों को भी मार देगी। वो भी अपनी इकलौती बेटी को मौत का बदला लेना चाहते थे, पर ये अभी कभी नहीं हो सकता। तभी उन्हें कुछ याद आया। फिर वो नियति की तरफ देखकर बोला, क्वीन, भले ही आप माफिया की क्वीन हो, पर मेरा भी बहुत सारे माफिया और बिजनेस फैमिलीज के साथ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, तो तुम सोचते हो मैं उन चिटियों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? इतना कहकर उसने स्माइल किया और बोली, क्या तुम हेल्प के लिए ट्राई करना चाहते हो? तो अभी कॉल करो, मुझे भी देखना है कौन तुम्हारे जान बचाने की कोशिश करता है। इतना सुनते ही सुकांत राय ने जल्दी से घुटनों के बल चलकर टेबल के पास आया और अपना फोन उठाया। भले ही उसे आज अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी पड़े, पर अगर वो बच जाए तो उसे अपनी प्यारी इकलौती बेटी की मौत का बदला लेने का कभी तो एक मौका मिलेगा। उसने किसी को कॉल लगाया तो उधर से एक भरी आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुनकर सुकांत जल्दी से बोला, मिस्टर पाठक, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उधर से एक आवाज आई, कैसी मदद चाहिए? तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। पाठक फैमिली भी एक बहुत बड़ी फैमिली थी। वो लोग भी अंडरवर्ल्ड में थे, इसलिए सुकांत ने उन्हें कॉल किया था। उनकी बात सुनकर सुकांत खुश हो गया और बोला, क्वीन मुझे और मेरे पूरे फैमिली को मार देगी। क्वीन ने मेरी बेटी को मार दिया है। उसने इतना ही कहा था कि उधर से गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई। क्या कहा तुमने? क्वीन वहां है? फिर तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे किया? जरूर तुम लोगों ने ही क्वीन को उकसाया होगा, वरना क्वीन कोई ऐसी इंसान नहीं है बिना दोष के लोगों को मार दे। तुम क्या मुझे फंसाना चाहते हो? इतना कहकर दूसरी तरफ से आदमी ने फोन काट दिया।
नियति ने सुकांत जी को देखा और ठंडे भाव से कहा, बस अब दूसरा कॉल करने की जरूरत नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तुम जैसे गधे के साथ। इतना कहकर नियति ने सीधा सुकांत की माथे की बीचों बीच गोली मार दिया। सुकांत आखिर वक्त तक भी कुछ समझ नहीं पाया। वहीं पहले अपनी प्यारी बेटी फिर आपने पति दोनों को मरते हुए देखकर रेणुका जी चिल्लाए, नहीं नहीं, तुमने मेरे पति मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो नियति की तरफ गुस्से से भागी। उसने अपनी बेटी की हर गलती को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसकी बेटी उसके लिए सबसे प्यारी थी। बेटी होने के बाद वो कभी दूसरी बार मां नहीं बन पाए, इसलिए वो अपनी बेटी को हर वो चीज देती थी जो उसे चाहिए। उसकी हर जिद पूरी करती थी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उसने कई बार अपनी बेटी की किए क्राइम को भी छुपाया था, चाहे वो क्राइम कोई मर्डर ही क्यों ना हो। और आज एक पल में उसकी बच्ची, पति सब मर गए, पर वो नियति तक पहुंच पाती। नियति ने उस पर गोली चला दिया, उसकी बॉडी वहीं अपने पति के आगे गिर पड़ी। नियति ने घिन से उन तीनों को देखा, फिर अपना मास्क पहनकर वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे सुमन और खुशी भी चले गए। वहीं बाहर कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। ये एक हाई रिच सोसाइटी था। यहाँ लगभग सभी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज के लोग रहते थे। सबने माफिया क्वीन की गार्ड्स को पहचान लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन ने रॉय फैमिली पर क्यों अटैक किया। एक तो सुबह से राय फैमिली न्यूज में छाया हुआ था, ऊपर से उनकी कंपनी भी डूबने की कगार पर थी। सब समझ गए थे कि जरूर सुकांत जी फैमिली में से किसी ने क्वीन को भड़काया है, जिस वजह से क्वीन ने एक ही पल में उन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया है। तभी कुछ गार्ड्स बाहर आए। उनके बीच एक लड़की ब्लैक जीन्स, ब्लैक ओवरकोट में ब्लैक मास्क लगाए बाहर आ रही थी। उसकी हाथ में एक गन और उंगली में वो रिंग जिसे लगभग हर कोई जानता था। सब समझ गए कि वही लड़की माफिया क्वीन है। सभी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और नियति और सुमन, खुशी तीनों कार में बैठ गए। बाकी सभी गार्ड भी आकर कार में बैठ गए। उनकी कारों का काफिला वहां से चला गया। है भगवान, माफिया क्वीन, द क्वीन ऑफ डेथ यहाँ खुद आई थी। इन राय फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया कि क्वीन यहाँ खुद आ गई। इन लोगों ने क्वीन को कैसे नाराज कर दिया कि क्वीन ने पूरी तरह से इन्हें बर्बाद कर दिया। क्या ये किसी तरह टिया राय से जुड़ा हुआ मैटर है? तभी सबकी फोन एक कुछ नोटिफिकेशन आने लगा। सबने एक साथ फोन खोला तो उसमें टिया की और भी कई गुना का कांड था, जिसमें टिया ने दो लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उनकी बिना कपड़ों की फोटो खींचकर फोरम में अपलोड कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। फिर सुकांत ने धमकाकर उनकी फैमिली को सिटी से बाहर कर दिया और एक और लड़के को टिया ने बुली करते हुए पानी में धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो मर गया था। तब भी सुकांत ने इस केस को रफा दफा कर दिया था। ये सब देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर लास्ट में एक वीडियो था जिसमें टिया एक गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी को धमका रही थी, मैंने तुम्हें पैसे दिया है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। उस लड़की को उठाकर उसकी रेप करो और उसे मार डालो। उसके नीचे एक लाइन था, जो भी क्वीन के किसी भी लोगों को टारगेट करेगा उसकी मौत और भी भयानक होगी। क्या हो रहा है? क्या टिया ने क्वीन की किसी आपने लोगों को हार्म किया है, जिस वजह से क्वीन इतने गुस्से में है कि भगवान ये घटिया लड़की क्या है जो ये बार बार सबको बुली करती है? इसकी वजह से कितनी जाने गई है। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को तो किसी ने कब से कॉल कर दिया था, पर जब उन्हें पता चला कि वहां क्वीन के लोग हैं तो उनकी हिम्मत नहीं हुई यहां आने की। और जैसे ही क्वीन के लोग चले गए तो पुलिस आ गई। जब गवर्नमेंट क्वीन के खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले रही है तो भला इन पुलिस वालों को कहां से हिम्मत आएगा। कुछ ही देर में विला से 3 डेड बॉडी बाहर लाई गई। सब देखकर चौंक गए, क्योंकि ये टिया और उसकी मोम डैड की लाश थी। सबने गहरी सांस लिया। अब इन लोगों ने क्वीन के लोगों को टारगेट की क्यों किया कि वो लोग मारे गए। कुछ ही देर में सब बाहर थे। कुछ पुलिस बारे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी सभी पुलिस वालों को एक साथ हायर ऑफिशियल से टेक्स्ट आया। सभी ऑफिसर्स को विला की गेट से लोगों के साथ बाहर जाने को बोल दिया गया। ये देखकर सभी ऑफिसर हैरान हो गए। फिर भी उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और सबको लेकर बाहर चले गए। बाहर की लोगों को भी थोड़ी दूर में जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही सभी पुलिस वाले और सोसाइटी के लोग वहां से दूर चले गए, एक धमाके के साथ विला ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सब डर से कांप गए। अच्छा हुआ कि वो सब वहां से दूर आ गए। सच कहते हैं सब क्वीन आपने पीछे कभी भी कोई क्लू नहीं छोड़ती है। वहीं नियति, सुमन और खुशी आपने विला में थे, हॉल में बैठे हुए थे। तभी खुशी बोली, राय फैमिली की बर्बाद होने की वजह से वो जो प्रोजेक्ट शेखावत फैमिली के साथ कर रहे थे वो रुक गई है और इससे कम से कम शेखावत फैमिली 80 करोड़ का लॉस होगा।
ये सुनकर नियति की होंठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई। ये लॉस ज्यादा नहीं है ना? शेखावत फैमिली से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस लॉस को वो लोग मैनेज कर लेंगे, राइट? क्योंकि उन्हें तो आगे और भी बड़े बड़े धमाके देखने हैं। उन्हें स्टोरेंट रहना चाहिए। अगर वो वीक हो गए तो खेल खेलने में मजा नहीं आएगा। ये कहकर नियति की आंखों में नफरत उतर आया। उसे हर दिन नियति मतलब असली बॉडी की ओनर की यादें सताती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ उसके साथ ही हो रहा है। वहीं पूरे राय फैमिली को माफिया क्वीन ने मार दिया है। ये न्यूज जंगल में लगी आग की तरह कुछ ही पल में फैल गई। जो भी राय फैमिली से जुड़ा हुआ था उन सबको भी डर लग रहा था। सबके दिल में क्वीन का खौफ ही ऐसा था कि कहीं वो राय फैमिली से जुड़े हैं, इसलिए क्वीन उन्हें भी टारगेट ना करने लग जाए। वो सब क्वीन की रूथलेस तरीके को जानते थे। वहीं एक बड़े से विला में, जिसके बाहर शेखावत विला लिखा हुआ था, अंदर विला के मेन हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। राय फैमिली बर्बाद हो गया। माफिया क्वीन ने उनकी फैमिली को बुरी मौत दी है। इस बार राय फैमिली की मौत और बनकरुप्त होने की वजह से हम बहुत बड़ा लॉस हुआ है। शेखावत फैमिली, मेरी प्रिंसेस, कि कहीं वो राय फैमिली से जुड़े हैं, इसलिए क्वीन उन्हें भी टारगेट ना करने लग जाए। वो सब क्वीन की रूथलेस तरीके को जानते थे। वहीं एक बड़े से विला में, जिसके बाहर शेखावत विला लिखा हुआ था, अंदर विला के मेन हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। राय फैमिली बर्बाद हो गया। माफिया क्वीन ने उनकी फैमिली को बुरी मौत दी है। इस बार राय फैमिली की मौत और बनकरुप्त होने की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब आगे, एक लड़के ने गहरी सांस लेकर कहा। वहीं वहां बैठे सब ने उस लड़के की बातों में हाँ में सिर हिला दिया। छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 80 करोड़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि क्वीन ने उस प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया है जिस प्रोजेक्ट में रॉय फैमिली पार्टनर था, वरना हम दूसरे पार्टनर ढूंढकर उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सकते थे। आइए जानते हैं शेखावत फैमिली के बारे में। इस फैमिली के हेड है विश्वनाथ शेखावत, नियति के दादाजी, जो नियति से बहुत प्यार करते थे, पर अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। उनकी उम्र 75 साल है। विश्वनाथ शेखावत की वाइफ मिसेस पार्वती विश्वनाथ शेखावत, उम्र 72 साल, ये भी नियति से बहुत प्यार करती है, पर अपने पति की कोमा में होने की वजह से उनकी भी तबीयत खराब रहती थी। पर अब थोड़ी बेहतर है क्योंकि नियति की ट्रीटमेंट की वजह से विश्वनाथ जी जल्दी ही रिस्पॉन्स करने लगे हैं। विश्वनाथ जी और पार्वती जी का बड़ा बेटा विपुल शेखावत, नियति के डैड, उम्र 54 साल, पर ये नियति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनकी पहली पत्नी रीना शेखावत, जिनकी डेथ हो गई थी बेटी को जन्म देते वक्त। इनके और इनकी पहली पत्नी के 3 बच्चे हैं, जिन्हें ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो अपनी बेटी से। उनकी दूसरी पत्नी सीखा शेखावत, नियति की मां, पर ये नियति को पसंद नहीं करते हैं। इनके लिए उनके 3 बच्चे ही सब कुछ है। जब रीना जी की मौत हुई थी, उसके बाद विपुल जी ने सीखा जी से शादी किया था ताकि वो उनकी तीनों बच्चों को संभाल ले। पर उन दोनों को धीरे धीरे वक्त से साथ प्यार हो गया और उसके बाद नियति पैदा हुई। पर ये दोनों ही नियति को पसंद नहीं करते हैं। अगर दादी माँ जिस ना करती तो सीखा जी तो नियति को कोख में ही मार देती। विपुल जी और रीना जी का बड़ा बेटा अमृत शेखावत, उम्र 26 साल, दिखने में हैंडसम, और अभी अपने डैड के साथ शेखावत फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं। विपुल जी और रीना जी का छोटा बेटा अरजित शेखावत, उम्र 23 साल, ये भी दिखने में बहुत हैंडसम है। अभी ये एक एक्टर और सिंगर है। सबसे छोटी है उनकी प्रिंसेस रूही शेखावत। ये सबकी जान है घर में, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, पर नियति से कम। सब उसे पलकों पर बैठा कर रखते हैं। उम्र 20 साल, अभी कॉलेज में है, बिजनेस की पढ़ाई कर रही है, और उसकी सेम एज की है नेहा शर्मा। ये विपुल की पहली वाइफ रीना की बहन की बेटी है, और यहीं पर शेखावत फैमिली के साथ रहती है। क्योंकि उसकी मोम की मौत हो गई थी और उसके डैड ने दूसरी शादी कर लिया था और नेहा को देखने से मना कर दिया था। मौत से पहले नेहा की मोम ने विपुल जी को अपनी बहन का वास्ता देकर अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए बोलकर गई थी, इसलिए विपुल जी उसे घर ले आए। नेहा को भी घर में सब प्यार करते हैं। फिर आते हैं विश्वनाथ जी और पार्वती जी के छोटे बेटे नीरज शेखावत, उम्र 52 साल। उन्हें नियति से कोई दिक्कत नहीं है। वो नियति को पसंद करते हैं, पर उन्हें नियति से कोई लगाव नहीं है। ये भी अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस संभालते हैं। नीरज शेखावत की वाइफ सरिता शेखावत, ये सीखा जी के साथ घर संभालती है। इन्हें भी नियति पसंद नहीं है क्योंकि इनके हिसाब से नियति रूही की जगह लेना चाहती है। नीरज जी और सरिता जी का एक बेटा है जय शेखावत, उम्र 22 साल। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा लगाव नहीं है, पर इन्हें सब प्यार करते हैं।
ये थोड़ा मस्त मौला टाइप के इंसान है, ये पहले आपने ननिहाल में रहते थे। जिस वजह से ये नियति से कभी मिले नहीं है 5 साल की उम्र में जब नियति को हॉस्टल भेज दिया गया। उसके बाद ये आपने ननिहाल से वापस आ गए थे, पर नियति से कभी नहीं मिले। ना ही घर में नियति के बारे में कोई बात करता है, इसलिए इन्हें नियति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सब इन सालों में भूल चुके थे कि नियति नाम की कोई बेटी भी है इस घर की। और अभी जिसने लॉस के बारे में कहा था वो अमृत शेखावत था। वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी दादी माँ लिफ्ट से नीचे आया और फैमिली वालों की तरफ बिना देखे ही बटलर से बोली, रामू 4th फ्लोर में रूम को तैयार कर दो। रामू जो थोड़ी दूर खड़ा था वो पार्वती जी की तरफ देखकर बोला, जी ठीक है मैडम, मैं अभी तैयार करवा देता हूँ। तभी दादी माँ बोली, और हाँ रूम का थीम ब्लैक और ग्रे रखना, कोई ज्यादा ऐड मत करना, मेरी प्रिंसेस को सिर्फ ब्लैक और ग्रे ही पसंद है, उसे ज्यादा भड़कीला रंग पसंद नहीं है। रामू ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। तभी सीखा जी कंफ्यूजन से बोली, माँ आप किसके लिए ऊपर रूम रेडी करवा रहे हैं? और प्रिंसेस को तो पिंक कॉम्बिनेशन पसंद है, तो फिर आपने ब्लैक ग्रे थीम की डेकोरेशन करने को क्यों कहा? उनकी बात सुन मार बाकी सबकी आंखें भी पार्वती जी पर टिक गई। आज सालों बाद वो उनकी चेहरे पर थोड़ी खुशी देख रहे थे, जिसका रीजन किसी को नहीं पता था। वहीं सीखा जी की बात सुनकर पार्वती जी की आंखें ठंडी हो गई। वो ठंडी नजरों से उन्हें घूरते हुए बोली, सीखा तुम्हारी यादाश्त शायद चली गई है, इसलिए तुम भूल गई हो कि इस घर में एक और बेटी है जिसका नाम नियति शेखावत है। मैं अपनी प्रिंसेस नियति के लिए रूम रेडी करवा रही हूँ, ना कि रूही के लिए। वैसे तुम तो हो ना रूही के लिए सब कुछ करने के लिए। जो अपनी सगी बेटी से प्यार ना कर पाए वो तुम जैसी माँ मेरी प्रिंसेस डिजर्व भी नहीं करती। वो तुमसे अच्छी माँ डिजर्व करती थी। सालों बाद मेरी बच्ची मेरी बात मानकर इस घर में आने वाली है। अगर इस बार किसी ने उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ आप जानती हो ना वो लड़की कैसी है, अगर उसने फिर से कुछ किया तो क्या होगा? अगर उसने हमारी प्रिंसेस को गिर से चोट पहुंचाई तो क्या होगा? विपुल जी ने थोड़े गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए बोली, प्रिंसेस एक बेटी तुम्हारे लिए प्रिंसेस है और दूसरी बेटी कुछ नहीं, उसके लिए सबकी मन में नफरत है। क्या बात है, तुम जैसा बाप तो भगवान किसी को ना दे। काश मेरी नियति बेटी कहीं और जन्म लेती तो तुम जैसे घटिया माँ बाप तो उसे नहीं मिलते। और हाँ, अपनी प्रिंसेस की अगर इतनी चिंता है तो अपनी प्रिंसेस को तुम इस घर से भेज दो ताकि वो सेफ रहे। ये घर और सब कुछ अभी भी मेरे पति का है, इसलिए अपना जुबान चलाना बंद करो। इतना कहकर वो सबको घूरते हुए वो वहां से चली गई। सबका मुंह काला पड़ गया था। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। क्या वो सच में इतने बुरे माँ बाप है? पर गलती तो नियति की है, उनकी नहीं, ये सोचकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। वहीं सबसे ज्यादा तो अर्जित का मुंह बन गया था। इस वक्त रूही वहां होती तो नियति की आने की बात सुन मार जरूर डर जाती। अर्जुन ने सबको देखकर कहा, तो सबको अब रूही की चिंता होने लगी। नहीं, मैं उसे अपनी बच्ची के साथ इस बार कुछ भी नहीं करने दूंगी, सीखा जी ने गुस्से से कहा। रिलैक्स मोम, वो कुछ नहीं करेगी शायद, वैसे भी वो अभी 18 साल की होने वाली है, वो बच्ची नहीं रही है अब। शायद सुधर गई होगी, अमृत कुछ सोचते हुए बोला। तो अर्जित बोला, ठीक है पहले देखते हैं कि वो क्या करती है, उसके बाद अगर उसने फिर से प्रिंसेस को चोट पहुंचाया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उसे जरूर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं जय मन ही मन बोली, ओहो, तो वो लिटिल सिस्टर आ रही है जिसके बारे में मैं दादी माँ से पहले सुना था, इंटरेस्टिंग। वहीं आपने विला में नियति अपने लैपटॉप में ये सब देख रही थी। उसकी चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, जब तूफान आता है तब आपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाता है। और ये बेवकूफ लोग मुझे सबक सिखाएंगे। बस तुम लोगों की चैन की जिंदगी खत्म, अब हर दिन हर रात तुम सब बेचैन रहोगे, सुकून की सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो नियति, तुमने मुझे अपनी बॉडी दिया है तो तुम्हारा बदला लेना तो बनता है। तभी सुमन और खुशी उसके पास आ गए और बोले, जान क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उन घटिया लोगों के पास जाना है? ये लोग तो बस जहर उगलते रहते हैं तुम्हारे खिलाफ। हमें तुम्हारे लिए चिंता नहीं हो रही है, हमें तो बस उन लोगों की चिंता हो रही है, कहीं वो एक गलत वार बोले और तुम्हारे हाथ में रानी प्रकट हो जाए और तुम उन सबकी लाश बिछा दो। ये कहकर सुमन और खुशी दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। तो नियति अपनी गर्दन को टेढ़ी करके बोली, इतनी आसान मौत ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उन्हें मौत नहीं, उससे भी बदतर सजा देनी है। मौत बहुत आसान है, उन्हें भिखारी बनाने का ख्याल कैसा रहेगा? या हर दिन उन्हें धीरे धीरे तड़पाना है, जैसे स्लो एंटीक पॉइजन जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे खोखला करता है, ठीक वैसे ही।
ये सुनकर सुमन और खुशी ने एक दूसरे को देखा, फिर बोले, अब हमारी बेरहम क्वीन जा रही है तो कुछ तो करेगी। वहीं वॉशिंगटन, इस वक्त रात का वक्त था। एक लड़का खून से लिथपथ एक खाली बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। टेरेस पर लाशों का ढेर लगा हुआ था और वो लड़का उन लाशों की ढेर को देखकर क्रीपी स्माइल कर रहा था। उसके हाथ में एक रिमोट था, उसकी ब्राउन आंखें जैसे समुंदर से गहरा था। उसकी आंखों की गहराइयों में हजारों राज जैसे दफन हो गए थे। वो एक पल में ही उस 50 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूद गया। उसके कूदते ही वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो गया। वो लड़का साइड की बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा होकर उस बिल्डिंग को जलते हुए देख रहा था। वो खून उसका नहीं बल्कि उसके सारे दुश्मनों का था। तभी एक लड़का उस लड़के के पास आया, बोला, बॉस हमें अभी इंडिया जाना है। उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक रूम में एक लड़का सोया हुआ था, उसके माथे पर पसीना था। नो नो बनी, इतना कहकर वो झटके से उठकर बैठ गया। उस लड़के की गहरी ब्राउन आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखों एक दर्द था और कुछ गहरे राज जो उसके सीने में दफन था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इतना कहकर उस लड़के ने बाहर देखा तो सिर्फ बादल दिखाई दे रहा था। वो लड़का एक जेट में था। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, प्रखर रायजादा से तुम सबने वो छीना है जो उसके लिए दुनिया थी, जो मेरे जीने की वजह थी। और इस बार मैं तुम सबकी सांसें छीनूंगा। उसकी आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी जो सब कुछ जलाकर राख करने को तैयार थी। नियति की शेखावत मेंशन में जाना। इस बार ऐसा नहीं होगा, इतना कहकर उस लड़के ने बाहर देखा तो सिर्फ बादल दिखाई दे रहा था। वो लड़का एक जेट में था। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, प्रखर रायजादा से तुम सबने वो छीना है जो उसके लिए दुनिया थी, जो मेरे जीने की वजह थी। और इस बार मैं तुम सबकी सांसें छीनूंगा। उसकी आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी जो सब कुछ जलाकर राख करने को तैयार थी। अब आगे, हर रात वही सपना उसे हमेशा तड़पाता था, जहां वो अपनी बनी को आग के बीच में घिरा हुआ पाता था। 5 सालों से वो रात को सोया नहीं था। पहले पहले तो उसे ये सब बस सपना लगता था, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ क्लियर हो रहा था। बहुत जल्द वो फिर से अपनी बनी से मिलने वाला था। वो सब कुछ बदल देना चाहता था। वो उन सबको मार डालना चाहता था जिन्होंने उसकी बनी को उससे छीन लिया था। उसकी आंखों में कई राज दफन थे जो कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद शेखावत मेंशन। आज नियति मेंशन आने वाली थी, इसलिए पार्वती जी सुबह से स्टाफ से कहकर नियति के लिए उसकी सभी फेवरेट डिशेज बनवा रहे थे। वहीं घरवाले बस देख सकते थे, कोई भी नियति के यहाँ फिर से आने से खुश नहीं था। सबसे ज्यादा दुखी तो रूही और नेहा लग रहे थे। दोनों इस फैमिली की लाडली थी, खास करके रूही जिसे सब प्यार करते थे। रूही आज बहुत सैड लग रही थी, जो सब नोटिस कर रहे थे। और सब जानते थे कि रूही नियति की आने से शायद डर रही है, इसलिए सीखा जी उसके लिए उसकी फेवरेट खाना बना रही थी। कुछ देर बाद शेखावत मेंशन के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी जाकर दरवाजा खोल दिया, क्योंकि ये कार पार्वती जी की पर्सनल कार था। नियति बस एक लगेज लिए कार से बाहर निकली और पूरे मेंशन को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, नियति की यादें उसकी दिमाग में घूम रही थी। वो अंदर चली गई, तभी दादी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी बच्ची वहीं रुको। फिर उन्होंने जल्दी से नियति की आरती उतारी, फिर नजर उतार कर अंदर आने के लिए बोला। नियति मान ही मन बोली, क्या मेरी दादी माँ इस घर की तबाही को आरती करके बुला रही है? सबकी कदम शुभ नहीं होते हैं दादी माँ, खास करके मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी कदम जहां पड़ती मैं सिर्फ तबाही लाती हूँ, जो अब इस पूरे घर में आने वाली है। ये सोचकर उसने आई रोल करके गेट के पास से ही पूरे घर को स्कैन किया। तभी एक लड़का आगे आया और बोला, वेलकम होम लिटिल सिस्टर। ये लड़का कोई और नहीं जय था, जो स्माइल लिए नियति को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद नियति को याद आ गया कि ये लड़का जय शेखावत है, फैमिली का सबसे छोटा बेटा पर समझदार। इसने ही पिछली जिंदगी में नियति से अच्छा बिहेव किया था, पर अफसोस वो मस्तमौला टाइप का था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था, उसे सिर्फ पेंटर बनने में इंटरेस्ट था। पर एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए घरवालों ने उसे जबरदस्ती बंगलौर भेज दिया ताकि वो प्रोजेक्ट से कुछ सीख सके। पर शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो गया था। इतने भी लोग उस प्लेन में थे, सबकी मौत हो गई थी। उसके बाद तो नीरज जी पागल की तरह हो गए थे। फिर 1 साल बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए और अर्जित को आपने बेटे की तरह मानकर जय की नाम की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया। नियति ने बस सिर हिला दिया। उसकी ब्लैक ओवरकोट हल्की हवा से थोड़ा लहरा रहे थे। उसकी प्रेजेंस और ऑरा सब कुछ एक खतरनाक वाइब दे रहा था। जय नियति को देखते हुए बोला, ये तो बहुत कूल लग रही है, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत भी है। फिर घर वाले बेवकूफ है क्या जो इतनी अच्छी लड़की के बारे बेकार बातें कर रहे थे?
कोई भी उसे वेलकम नहीं करने आया था उन दोनों के सिवा। नियति ने पहला कदम घर के अंदर रखा और मन ही मन डेविल स्माइल करके बोली, अब सबकी उल्टी गिनती शुरू। जैसे ही तीनों अंदर आए, हॉल में बैठे सबकी नजर ना चाहते हुए भी उस तरफ घूम गई। नियति को देखते ही सबको एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके अंदर झांक रहा हो। समाया की खूबसूरती से सब और भी हैरान थे। नियति बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी, पर वो बहुत कमजोर थी। दादी माँ के सिवा कोई उसका ख्याल नहीं रखता था, इसलिए वो कुपोषित का शिकार लगती थी। फिर भी इसकी मासूम ब्लू आंखें सबकी मन में छाप छोड़ देती थी। नियति की हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच थी। उसकी बेदाग गोरा चेहरा, ब्लू आंखें, होंठों के नीचे काला तिल, लंबे काले सुनहरे बाल, वो पूरे दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को मात दे सकती थी। कुछ पल के लिए सबकी आंखें उस ठहर गई। नियति ने बस एक नज़र सबको देखा, पर उसकी आंखें बहुत खाली और बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ की पहाड़ हो। ये देखकर सब चौंक गए। क्या ये वही नियति है जो बचपन में थी? वहीं रूही और नेहा गुस्से से मुठिया कस रही थी। उन्हें नियति की खूबसूरती से थोड़ी जलन हो रही थी। दादी माँ नियति की सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, प्रिंसेस जाओ, तुम्हारी रूम रेडी है, जाकर फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। ओके। इतना कहकर नियति लिफ्ट की तरफ बढ़ गई तो जय उसके पीछे चलते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूंगा। इतना कहकर उसने नियति की हाथ से लगेज ले लिया। नियति ने कुछ नहीं कहा तो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। तुम कौन सी स्कूल में हो लिटिल सिस्टर? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। जेवियर, नियति ने एक ही बार बोला, फिर चुप हो गई। तुम कुछ ज्यादा ही शांत रहती हो लिटिल सिस्टर, इतना शांत रहना भी अच्छा नहीं है, जय ने फिर से बोला। नियति ने बस उसे देखा, फिर आंखें छोटी करके बोली, तो क्या आप चाहते हो कि मैं दिन भर बात करती रहूं? तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। नियति सीधा बाहर चली गई। उसने गहरी सांस लिया और सोचा, चलो अब जब ये बड़ा भाई इतना अच्छा है तो फ्यूचर में नियति सिर्फ इस भाई का ख्याल रखेगी। जय नियति से 5 साल बड़ा था, पर जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो नियति से छोटा है। ये रहा तुम्हारी रूम, जय ने उसकी रूम की डोर को ओपन करके बोला। फिर लगेज लेकर अंदर रूम में रख दिया। नियति अंदर चली गई, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जय वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में नियति फ्रेश होकर बाहर आ गई तो दोनों नीचे चले गए। वहीं हॉल में सब मुंह बना रहे थे। ये जय नियति के पीछे पीछे क्यों जा रहा है? नेहा ने रूही को देखते हुए बोला। रूही ने कंधे उचका दिया। जय भाई उनसे तो कभी ठीक से बात भी नहीं करते थे, पर अभी नियति के आते ही देखी कैसे उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये देखकर सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी हैरानी हो रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी नियति और जय नीचे आए। उन्हें देखते ही दादी माँ ने नियति को अपने पास बैठा लिया। नियति के पास जय बैठ गया। वहीं सब नियति को देख रहे थे। अमृत और अर्जित भी नियति को घूर रहे थे ताकि नियति उनकी बहन के साथ कुछ भी ना करे। वहीं सीखा जी और विपुल जी भी नियति को देख रहे थे। नियति उन्हें किसी अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही थी। जब नियति बच्ची थी तब वो हमेशा मोम डैड कहकर उनके आगे पीछे भागती रहती थी, पर अब नियति उन्हें किसी अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी। तभी रूही स्माइल करके नियति की तरफ देखकर बोली, नियति क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मोम डैड और चाचा चाची को ग्रीट करना चाहिए? तुम इतने सालों बाद घर में वापस आए हो। रूही की बात सुनकर नियति ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और मजाकिया मुस्कान लिए बोली, कौन मोम डैड, कौन चाचा चाची, और तुम कौन हो? जितना मुझे याद है मेरे जन्म के वक्त मेरे मोम डैड मर गए थे। ये फिर से कब पैदा हो गए? और मुझे किसी को क्यों ग्रीट करना चाहिए? मेरे दादा दादी ही मेरे लिए जिंदा है। और मैं तभी जय बोला तो नियति फोर्स स्माइल करके बोली, हाँ एक बड़ा भाई भी है बस। वहीं उसकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी गुस्से से भर गए। अमृत और अर्जित भी गुस्से से भर गए। ये लड़की तो और भी घटिया हो गई है। नियति तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मोम डैड बारे में मोम डैड के होते हुए तुम उन्हें मरा हुआ कैसे कह सकती हो? माँ देखा आपने, ये लड़की और भी बिगड़ गई है। मैं इसलिए इस घटिया लड़की को इस घर में नहीं रखना चाहती थी, सीखा जी गुस्से से बोली। नियति उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा विपुल शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ़ औरत हो। आपके पास क्या हक है कि आप मुझे कहीं भी रखें? ये घर अभी भी मेरे दादाजी के नाम पर है। फिर रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही आपके मोम डैड जिंदा है, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे मोम डैड तो मर चुके हैं। मैंने 12 साल पहले ही उनकी अंतिम संस्कार किया था। चैट नियति की कड़वी बातें। माँ देखा आपने, ये लड़की और भी बिगड़ गई है। मैं इसलिए इस घटिया लड़की को इस घर में नहीं रखना चाहती थी, सीखा जी गुस्से से बोली।
नियति उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मिसेस शिखा विपुल शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ औरत हो। आपके पास क्या हक है कि आप मुझे कहीं भी रखें? ये घर अभी भी मेरे दादाजी के नाम पर है। फिर रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही, आपके मोम डैड जिंदा है, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे मोम डैड तो मर चुके हैं। मैंने 12 साल पहले ही उनकी अंतिम संस्कार किया था। अब आगे। नियति की बात सुनकर विपुल जी और शिखा जी का चेहरा काला पड़ गया। विपुल जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम पहले जैसी थी अब भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। पछतावा? किस बात की पछतावा? ओह हाँ, मैं समझ गई। नियति उनकी बात को बीच में काट कर बोली। फिर मुंह बनाकर बोली, मुझे सच में पछतावा है कि मेरा बाप एक घटिया इंसान था, जिसे सिर्फ अपनी पहली बीवी की बच्चों से प्यार था। उसे अपनी दूसरी बेटी से कोई मतलब नहीं था। पर नहीं, अगर उसे अपनी पहली बीवी की बच्चों से ही प्यार था तो उसने शादी ही क्यों किया? ये भी सोचने की बात है। ये कहकर नियति सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ऐसे इंसान मेरे हिसाब से घटिया कुत्ते होते हैं, और कोई ना कोई मूर्ख औरत ऐसे इंसानों की प्यार के जाल में फंस ही जाते हैं, जो 3 बच्चों की बाप से शादी कर लेती है और उसके पति और सौतन की बच्चों को उठाकर सिर पर बिठा लेते हैं। फिर खुद भी बच्चे पैदा करके उन्हें कूड़े की तरह फेंक देते हैं, जैसे बच्चा ऊपर आसमान से टपका हो। अच्छा हुआ मैं जल्दी संभल गई। सच में ऐसे माँ और बाप बहुत घटिया और क्रूएल होते हैं। अच्छा हुआ जो वो मर गए। छी, ऐसे माँ बाप के नाम पर कलंक इस धरती पर बोझ बनकर जीकर भी क्या ही करते। इसलिए मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। नियति की एक एक बात विपुल जी और शिखा जी की दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। विपुल जी की आंखें गुस्से और आंसू की वजह से लाल हो गई। आज नियति ने वो कहा था जो वो भूल गए थे। उन्हें अपनी बीवी रीना से बहुत प्यार था। शिखा जी से भी जब शादी हुई थी तब उन्होंने बोल दिया था कि शायद वो कभी उन्हें वो प्यार ना दे पाए। फिर भी शिखा जी ने सब कुछ संभाल लिया था, उनके 3 बच्चों को भी। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो गया। फिर नियति के साथ शिखा जी प्रेग्नेंट हुई। पर बाहर वालों की बातें सुनकर विपुल जी डर गए कि शायद शिखा जी उन दोनों के बच्चे होने के बाद उनके 3 बच्चों को प्यार नहीं देंगे। ये बात शिखा जी को भी पता था, इसलिए वो उस वक्त बच्चा अबॉर्ट करने की बात कर रही थी। पर पार्वती जी ने उन्हें रोक दिया। विपुल जी का भी दिल नहीं माना कि वो शिखा के साथ इतना बड़ा अन्याय करे अपने खुद के स्वार्थ के लिए। जब नियति हुई और विपुल जी ने उसे गोद में लिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। नियति की आंखें बिल्कुल उनकी तरह थी ब्लू, पर रूही को बुरा ना लगे इसलिए वो नियति को कभी गोद में नहीं लेते थे। क्या सच में वो अपनी और रीना की बच्ची के प्यार में अपनी एक और बेटी को इतना दर्द दे दिया कि वो उनसे इतनी नफरत करती है और उन्हें मरा हुआ देखना चाहती थी? विपुल जी ने नियति की ब्लू आंखों में देखा जो नफरत और मजाकिया भाव से भरा हुआ था। वहीं शिखा जी का भी यही हाल था। बचपन में नियति उनके पीछे पीछे भागती थी, चाहे वो उसे इग्नोर ही क्यों ना कर दे। पर आज नियति के तीखे जवाब ने उन्हें अंदर से कचोट रहा था। क्या उन्होंने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया है? बस बहुत हुआ, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी जहरीली हो, जो अपने मोम डैड से ही ऐसी बात करती हो। तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती है ना? पहले तो तुमने हमारी प्रिंसेस रूही की जगह छीनने की कोशिश की, फिर उसे मारने की कोशिश किया और अब मोम डैड को भी मरा हुआ देखना चाहती हो। अरजित चिल्लाकर बोला। सच में तो इसमें गलत क्या है मिस्टर अरजित शेखावत? ये तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। वैसे भी मेरे मोम डैड कोई नहीं है, वो पहले ही मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने उनके लिए कब्र भी बनाया है, वो भी सबसे अच्छी जगह पर, जहां से नर्क में जाने का रास्ता खुलता है। वैसे आज नहीं तो कल तो वो नर्क में ही जाएंगे अपने घटिया कर्म की वजह से। अगर मैंने उनके लिए पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? ऐसे जाओ, वैसे जाओ, अभी जाओ, बाद में जाओ, कैसे भी जाओ, जाना तो उन्हें नर्क में ही है ना। सब नियति की इतनी बेफिक्र और जहरीली बातों से हैरान थे। क्या ये सच में नियति है? ये बचपन में ऐसी तो नहीं थी। कितनी प्यारी थी, आपने घरवालों से प्यार करने वाली और हमेशा उन्हें मोम डैड भाई कहकर उनके पीछे भागने वाली। आज ऐसे कैसे बन गई? क्या उन लोगों ने उसकी गलती के लिए कुछ बड़ी ही सजा दे दिया जो वो ऐसी बन गई? क्या उन्हें उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था? वहीं दादी माँ और जय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दादी माँ को तो अपने बड़े बेटे से नफरत हो गई थी। उनका बड़ा बेटा आज तक एक बार अपनी बेटी को देखने तक नहीं गया। आज अगर उनके पति विश्वनाथ जिंदा है तो वो सिर्फ उनकी पोती नियति की वजह से। पार्वती जी को सबसे ज्यादा प्यार अपने पति से था। अगर उन्हें कुछ जो जाता तो वो भी जिंदा नहीं रहती। वहीं जय को तो हंसी आ रही थी, उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था नियति की बातें।
तभी नियति फिर से हंसते हुए बोली, वैसे आपने कहा कि मैंने आपकी बहन की जगह छीनने की कोशिश की, पर वो कैसे ये मुझे क्यों नहीं पता। और मैं एक क्वीन हूं, मैं अपना खुद का अंपायर बना सकती हूं। तो मुझे आपकी घटिया प्रिंसेस की जगह छीनने की क्या जरूरत है। आपकी बहन बस एक कुएं की मेढक है, मेरी जूती भी उसकी जगह लेने में शर्म महसूस करेगी। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा काला पड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या नियति उसे कुएं की मेढक कह रही है? वो इस घर की प्रिंसेस है। रूही को रोते हुए देख सबके दिल में दर्द उठा। विपुल जी और सीखा जी को भी रूही की आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमृत और अर्जित गुस्से में लग रहे थे। अमृत गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, तुम ऐसे हमारी प्रिंसेस की इंसल्ट नहीं कर सकती। अच्छा मिस्टर अमृत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकती? हाँ। नियति आईब्रो उचकाते हुए आपने मुंह में खाना रखते हुए बोली, वैसे लोग सच कहते हैं सौतेले सौतेले ही होते हैं, वो कभी अपना नहीं बन सकते। पहले मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता था, पर जब से मैंने आप सबको देखा है मुझे तो लोगों की बातें बिल्कुल ही सच लगता है। उदाहरण सामने ही तो है, खुद की बहन प्रिंसेस और सौतेली बहन घटिया। भला ये क्या बात हुई? अब जब घटिया है तो घटिया भी तो अच्छे से बनना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि घटिया किसे कहते हैं। ये बातें सीधा जाकर अमृत और अर्जित के दिल में लगी। जब नियति बच्ची थी तब भाई भाई कहकर उनके पीछे भागती थी, वो भी तब नियति को प्यार करते थे। कभी कभी नियति के साथ खेलते थे ताकि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि ज्यादातर वो रूही के साथ ही रहते थे, क्योंकि रूही को उस वक्त उनकी जरूरत थी। धीरे धीरे वो नियति से दूर हो गए और आज नियति के मन में इतनी जहर है कि वो सबके सामने उन्हें सौतेला कह रही है। नेहा भी गुस्से में लग रही थी। वो गुस्से में बोली, नियति तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत आगे जा रही थी? रूही तो तुम्हारे साथ कितनी पोलाइट है। और तुम कौन हो? फिर अपनी दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादी माँ, क्या ये वही लड़की है जो दूसरों के घर में उनके टुकड़ों पर पलती है? वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस शेखावत को खुद की बेटी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है, पर किसी दूसरे की खून के लिए इतना प्यार। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये मिस्टर विपुल शेखावत की प्यारी पहली बीबी की बहन की बेटी है? उसकी बातें सुनकर नेहा भी रोने लगी। नियति कैसे उसकी बेइज्जती कर सकती है? वो जब से इस घर में आई थी किसी ने भी उसकी इतनी बेइज्जती नहीं किया था। बस अब चुप रहो, बहुत बोल चुकी हो तुम। मुझे नहीं पता था तुम अपनी गलती के बारे में सोचने की बजाय बाहर रहकर और भी जहरीली हो जाओगी। विपुल जी गुस्से से चिल्लाए, वो और नहीं सुन पा रहे थे। नियति उनकी दिल की जख्म को कुरेद रही थी, बार बार उनकी पहली पत्नी की बात कर रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने नियति के प्रति बहुत खराब थे। नियति उन्हें एहसास करा रही थी वो भेदभाव करते थे। वहीं सीखा जी की आंखें भी गुस्से से लाल थी। नियति बार बार रीना की बात क्यों उठा रही है? क्या वो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी सौतन की बच्ची को प्यार दिया? ये तो आपकी प्यारी इकलौती बेटी है मिस्टर विपुल शेखावत, जो चाहती थी कि मैं आप जैसे घटिया आदमी और इस घटिया औरत को ग्रिट करूं। तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं घटिया सुअरों को इसी तरह ग्रिट करती हूं, उनकी बेइज्जती करके। उसकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी की आंखें आज पहली बार दर्द से भर गई। क्या कहा नियति ने उसके लिए? वो दोनों घटिया आदमी और घटिया औरत है बस। नियति, मुझसे गलती हो, मुझे तुम्हें मॉम डैड को ग्रिट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम हम सबसे इतनी नफरत करती हो। मैं सच में दोषी हूँ, मेरी वजह से मॉम डैड तुम्हें प्यार नहीं कर पाए, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। पर प्लीज मॉम डैड को गलत मत समझो, उन्हें इतनी नफरत मत करो। तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, इसलिए मॉम डैड नर तुम्हें हॉस्टल भेज दिया, उनकी इसने कोई गलती नहीं थी। नियति उसकी बात सुन मार किसी डेविल की तरह हंसने लगी। फिर बोली, सच में एक 5 साल की बच्ची ने एक 8 साल की बच्ची को मारने की कोशिश की? ये कितना मजाकिया बात है। जितना मुझे याद, जब बचपन में मेरी मॉम डैड मर गए थे तब मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी। मेरी वेट भी शायद 5 किलो होगी, और मुझे जितना याद है तुम्हारे पास मॉम डैड भाई सबका प्यार था, इसलिए तुम खुशी और केयर से कुछ ज्यादा ही फूल गई थी। तुम किसी मोटी हाथी से कम नहीं थी, तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं पाए? उसकी बात सुनकर रूही और जोरों से रोने लगी। टीम, क्या कहना चाहती हो? मैंने झूठ बोला, मुझे याद है कि तुम मेरे पीछे ही खड़ी थी। अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी तो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या बेवकूफ और भद्दा जवाब है। इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक मूर्ख भरे पड़े हैं। तुम उसे क्यों रुला रही हो? नियति, तुम्हारे मन में इतनी नफरत आती कहां से है? सरिता जी गुस्से से बोली। नफरत किसने कहा? मैं आप सब से नफरत करती हूँ? आप सब तो मेरे लिए जोकर है जो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं, तो भला मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ?
मुझे तो आप सबको देखकर घिन आती है। वैसे मिसेस सरिता शेखावत, आपको आपने बेटे की तो इतनी चिंता नहीं है जितनी बाकी सबकी है। क्या बात है, इस घर में एक नहीं दो मूर्ख औरत है। तुम सरिता जी बस यही कहते कहते रुक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। नियति बस उन सब की यहाँ बेइज्जती करने ही आई थी क्या? नियति तुम सच में बेशर्म हो। तुम अभी भी बस रूही को रुला रही हो। और तुम क्या चाहती हो कि हम सब मर जाए ताकि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए? तुम्हें बस दूसरों की जगह और प्रॉपर्टी छीनने का शौक है ना? अर्जित आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आपकी बहन इतनी कमजोर है कि छोटी सी बात सुनकर रो रही है, तो इससे मेरा क्या मतलब? जाए जाकर उसे कहीं छुपा दीजिए ना, मेरा प्यारा घटिया सौतेला भाई। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। तो क्या अब तुम सब सुसाइड करने जा रहे हो? नियति की होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। वो उन सबका मजाक उड़ा रही थी। दे से कह रही हो तुम सब मरो या जियो, इससे मेरा क्या मतलब? और बाकी रही प्रॉपर्टी की, तो उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर वो प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की है, भूलो मत, सबका बराबर का हक है। मैं चाहूं तो अपनी हक ले लूंगी। उसकी बात सुनकर सब गुस्से में थे। अमृत और अर्जित आपने जगह से उठ गए। फिर दादी माँ को देखते हुए बोले, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट करोगे? देख लिया वो क्या चाहती है। तभी दादी माँ बोली, तो उसने गलत ही क्या बोला? तुम सबने रूही को प्रॉपर्टी दिया, यहाँ तक कि 2% शेयर इस बहर वाली लड़की नेहा को भी दे दिया। तो मेरी बच्ची का भी तो उस प्रॉपर्टी पर हक है। चैप्टर 9 में जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहूं तो अपनी हक ले लूंगी। उसकी बात सुनकर सब गुस्से में थे। अमृत और अर्जित आपने जगह से उठ गए। फिर दादी माँ को देखते हुए बोले, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट करोगे? देख लिया वो क्या चाहती है। तभी दादी माँ बोली, तो उसने गलत ही क्या बोला? तुम सबने रूही को प्रॉपर्टी दिया, यहाँ तक कि 2% शेयर इस बहर वाली लड़की नेहा को भी दे दिया। तो मेरी बच्ची का भी तो उस प्रॉपर्टी पर हक है। अब आगे उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। ये सच ही तो था, जब किसी बाहर वाले को प्रॉपर्टी दे सकते हैं तो नियति तो फिर भी घर की बेटी थी, तो उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए? अमृत और अर्जित की मुंह तो बंद ही हो गए। तभी नियति हंसते हुए बोली, लगता है इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी कूड़े को प्रॉपर्टी मिल सकती है पर मुझे नहीं। क्या ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? क्यों मिस्टर विपुल शेखावत, मैंने सही कहा ना? आपकी पहली पत्नी के तीनों बच्चों का ही प्रॉपर्टी पर हक है। इनफैक्ट आपकी पहली पत्नी की बहन की कचरे बेटी को भी प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसमें अभी भी मेरे दादाजी और दादी माँ की शेयर है? विपुल जी थोड़ा शर्मिंदा दिख रहे थे। उन्होंने रूही को 10% शेयर दिया था शेखावत बिजनेस का। वहीं सीखा जी को भी आज बहुत बुरा लग रहा था। भले ही वो नियति से प्यार ना करती हो, पर नियति का भी प्रॉपर्टी पर हक था। विपुल जी ने नेहा को किसी दूसरे ब्रांच की 2% शेयर दिया था। सबके नाम पर ही बिजनेस की शेयर्स थे, सिर्फ नियति को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने नियति के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी नियति के दिल में दर्द हुआ। जिस वजह से नियति को गुस्सा आ रहा था, ये नियति की यादें पता नहीं कब उसकी पीछा छोड़ेगी। विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें भी 10% शेयर मिलेगा जितना रूही को मिला है। डैड, आपको इस लड़की को रूही जितनी प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? अर्जित गुस्से से बोला। तभी नियति हंसते हुए बोली, क्यों, ये प्रॉपर्टी अकेले तुम्हारी प्रिंसेस कचरा की है क्या? जो मुझे नहीं मिलेगा सौतेला सौतेला ही होता है। देखो तो खुद की बहन को प्रॉपर्टी और दूसरी बहन को कुछ नहीं, क्या घटिया फैमिली है। वहीं रूही गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके डैड को क्या जरूरत है इस लड़की को 10% शेयर देने की? क्या नियति उसके जितनी अहमियत रखती है विजय जी के दिल में? तब्बू विजय जी बोले, क्या तुम अब से थोड़ा वेल बिहेव कर सकती हो? और क्या तुम अमृत और अर्जित को मेरे पहली पत्नी का बेटा, सौतेला भाई, ये सब ना बोलकर कुछ और बोल सकती हो? नियति खाना खाते हुए उन्हें देखकर ठंडी भाव से बोली, नहीं, ये दोनों मेरे भाई बनने की लायक नहीं है। और ये आप मुझे नहीं बता सकते हैं मिस्टर शेखावत, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही बुलाऊंगी। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोल दिया? ये तीनों आपकी पहली बीवी की बच्चे ही तो है। सौतेले को सौतेले नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? क्या आपके दोनों बेटे ने मुझे कभी बहन जैसा ट्रीट किया है जो मैं उन्हें भाई कहूंगी? मैंने तो कभी रक्षा बंधन भी नहीं देखा कि कैसा होता है। मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि भाई की प्रोटेक्शन के अंदर एक बहन को कैसा फील होता है। जब आपके दोनों बेटे अपनी लाडली बहन को घुमाने ले जाते थे, तब मैं भी तो उनके पीछे कभी भाग कर गए होंगी, पर क्या उन्होंने मुझे अपनी बहन जैसा ट्रीट किया है? जब सभी भाई अपनी बहन को प्यार से गिफ्ट्स चॉकलेट देते थे, जब आपके पहली बीवी की दोनों बेटे अपनी लाडली बहन के लिए कुछ भी लाते थे, क्या वो कभी 1 रुपए की चॉकलेट भी मेरे लिए लाए है?
ये कैसे भाई हो गए मेरे लिए ये सिर्फ आपकी और अपनी पहली बीबी की घटिया कुत्ते बेटे हैं। नियति के मन में गुस्सा और नफरत उमड़ आया था, को नियति की यादों से आया था। फिर हंसते हुए बोली, और अपनी सौतेली माँ सीखा सिखावत के बेकार बेटे। उसकी बात सुनकर सबके दिल में टीस सी उठी। अमृत और अर्जित का सिर नीचे हो गया। वहीं जय को भी काफी दुख हुआ, उसकी भी तो बहन नहीं थी। यहाँ आने के बाद उसने भी कभी रूही और नेहा के हाथ से राखी नहीं बंधवाया था। वो तो ज्यादातर घर में ही नहीं रहता था। वो नियति की सिर पर प्यार से हाथ रख के बोली, बच्चा मैं हूं ना तुम्हारा इकलौता भाई। क्या तुम मुझे इस साल राखी बंधोगी? मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे भी आज तक किसी ने राखी नहीं बांधा। उसकी बात सुनकर नियति मन ही मन बोली, आप मुझे नहीं भाई, मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने लाचारी में सिर हिला दिया और बोली, हाँ शो। वहीं उन दोनों की बात सुनकर अमृत और अर्जित को और भी बुरा लग रहा था। जब वो बचपन के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें याद आ रहा था, उन लोगों ने तो सच में कभी नियति के लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया और ना ही उसे कभी प्रोटेक्ट किया। क्या रूही के लिए सोचते सोचते वो दोनों इतने आगे बढ़ गए कि नियति की बचपने से भरे मन में उन लोगों ने इतनी नफरत भर दिया। क्या वो उसके सामने हमेशा रूही को पैम्पर करते थे और उसे गिफ्ट देते थे? नियति को नहीं, इसलिए नियति गलत रास्ते पे चली गई और रूही को होम करना चाहती थी। क्या इसमें उनकी गलती नहीं है? क्या अगर वो नियति से भी थोड़ा प्यार करते भी ही रूही जितना नहीं तो क्या आज नियति इतनी बुरी बनती? विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर से उन्होंने उसे रोक लिया। उन्होंने तो कभी नियति पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भी तो रूही के लिए गिफ्ट लाते थे और नियति के लिए भी बचपन में लाते थे। पर रूही को नियति की गिफ्ट पसंद आ जाती थी तो सीखा जी नियति को डांट कर उसकी गिफ्ट को भी रूही को दे देते थे और विपुल जी भी कुछ नहीं कहते थे, ये सोचकर कि ये दोनों तो बहनें हैं, मिलकर खेलते होंगे। क्या उस वक्त उन्हें नियति पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी? उस वक्त रूही को सब बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो थोड़ी सेंसिटिव थी। तो क्या नियति की नफरत धीरे धीरे उस बात से ही बढ़ती चली गई और रूही से वो नफरत करने लगी? ऑफकोर्स नियति बच्ची थी, अगर उसे भी रूही की तरह ट्रीट नहीं किया गया तो उसके मन में तो नफरत बढ़ेगी ही। ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा? नियति को समझाने की, प्यार देने की जगह वो उससे और भी दूर होते गए, जिसकी परिणाम इस वक्त उनके सामने था। सीखा जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, क्या तुम्हारे मन में इतनी नफरत भरी हुई है अपनी भाई बहन के लिए? इस बात से नियति का गुस्सा और भड़क गया। वैसे भी उसका गुस्सा कभी अच्छा नहीं रहा था। उसे ऐसे लोगों को जान से मारने का मन था, फिर भी वो शांत थी। तो ये लोग उसे और भी भड़का रहे थे। नफरत, ये भी कोई सवाल है? ऑफकोर्स वो उन सबको नफरत करती थी। वो गुस्से से बोली, हाँ मैं नफरत करती हूँ। और कौन सा भाई बहन? मेरा सिर्फ आज से एक ही भाई है, जय भाई। बाकी ये दोनों घटिया बकवास इंसान मेरे भाई नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपकी जैसी मूर्ख घटिया औरत की सौतेले बच्चों को भाई बहन बनाने का। नियति, तुम मोम डैड से ये किस तरह से बात कर रही हो? वो तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें पनिशमेंट देते थे और अगर तुम्हें गिफ्ट को लेकर शिकायत है तो तुम उस वक्त अमृत भाई और अर्जित भाई को क्यों नहीं बोलती थी? वो भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर देते। रूही रोते हुए बोल रही थी, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम सबसे नफरत मत करो। उसकी बात सुनकर और रोते हुए देखकर अमृत और अर्जित उसे शांत करवाते हुए बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब हम दोनों की गलती है। हमें ही ध्यान देना चाहिए था कि तुम और नियति दोनों हमारी बहन हो। हमें तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेनी चाहिए थी, जो हम हर बार भूल जाते थे। तभी नियति हंसते हुए बोली, मिस रूही तुम इतनी तो बेवकूफ या भोली नहीं हो कि आप सब इतनी जल्दी भूल जाए। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घटिया भाइयों से भीख मांगती कि मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आओ? वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की चीजें छीनने की आदत नहीं है कि जिसे जो भी मिले उसे रोने की एक्टिंग करके ले जाओ, फिर खुद को मासूम दिखाओ, जैसे तुम ही दुनिया की सबसे मासूम प्राणी हो। ये बात सुनकर सब ने गहरी सांस लिया। ये सब नियति रूही को कह रही थी, ये सबको पता था क्योंकि बचपन में नियति की गिफ्ट सीखा जी रूही को दे देती थी। तब सब चुप रहते थे, किसी को नियति क्या सोच रही है उससे फर्क नहीं पड़ता था। आज उन्हें पता चल रहा था कि वो छोटी छोटी चीज ने आज नियति को क्या बनने पर मजबूर कर दिया है। नियति विपुल जी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर विपुल शेखावत, कल मुझे 10% शेयर चाहिए। फिर दादी माँ को देखकर बोली, वैसे वो 10% शेयर मेरा किसी काम की नहीं है, उससे जो पैसा आएगा वो मेरे जानवरों को पालने के लिए भी काफी नहीं है, फिर भी क्योंकि उसमें दादाजी और आपकी भी शेयर्स है इसलिए वो मुझे चाहिए।
उसकी बात सुन मार दादी माँ प्यार से नियति की सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम्हें वो शेयर्स मिल जाएगा। उसके साथ तुम जो चाहे कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नियति फिर से खाने लगी। वहीं टेबल पर सब हैरान थे। 10% शेयर को करोड़ों की था। नियति के लिए वो उसके जानवरों को भी पालने के लिए काफी नहीं है। टेबल पर सिर्फ नियति, जय और दादी माँ ही खाना खा रही थी। बाकी सब तो बस उन्हें देख रहे थे। उन सब के मुंह से एक भी निवाला अंदर ही नहीं जा रहा था। नीरज जी और सरिता जी तो कभी नियति को देखते तो कभी जय को। जय पर भी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या वो भी उनसे नफरत करने लगेगा? वहीं रूही और नेहा सिर नीचे किए बैठी थी। दोनों की आंखों में आंसू था, पर गुस्सा और नफरत की आंसू था शायद। आज नियति ने उन दोनों की ही बेइज्जती किया था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया, फिर खाने लगी। वहीं नियति ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया और अपनी जगह से जाने के लिए उठ गई। सबसे बड़ी मनहूस आपकी लाडली है। नीरज जी और सरिता जी तो कभी नियति को देखते तो कभी जय को। जय पर भी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या वो भी उनसे नफरत करने लगेगा? वहीं रूही और नेहा सिर नीचे किए बैठी थी। दोनों की आंखों में आंसू था, पर गुस्सा और नफरत की आंसू था शायद। आज नियति ने उन दोनों की ही बेइज्जती किया था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया, फिर खाने लगी। वहीं नियति ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया और अपनी जगह से जाने के लिए उठ गई। अब आगे जैसे ही नियति नेहा को क्रॉस करके जाने वाली थी, नेहा ने एक शैतानी स्माइल करके नियति के सामने पैर कर दिया। ये देखकर रूही की फेस पर भी डेविल स्माइल आ गई। वो अभी इसी वक्त नियति को मुंह के बल पर नीचे गिरते हुए देखना चाहती थी, ताकि अभी नियति ने जितनी उसकी इंसल्ट किया है उसका थोड़ा बदला ले सके। पर नियति उनकी इस छोटी छोटी स्कीम को कैसे नहीं पहचान पाती। उसकी फेस पर भी एक डेविल स्माइल आ गई। तुम मुझे गिराना चाहती हो? लगता है कुछ ज्यादा ही चस्का चढ़ा है इस लड़की को अपनी पैर तुड़वाने का। मेरा क्या जाता है, जब से आई हूं तब से मुंह चलाकर काम चलाना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे हाथ पैर में जंग लग जाएगा। अब ये बेवकूफ जब खुद ही मुझे अपना पैर दे रही है तो तोड़ने में कैसी शर्म। नेहा नियति की गिरने का वेट कर रही थी। वहीं रूही भी नियति की चिल्लाने की आवाज सुनना चाहती थी। जब वो गिरेगी तो वो कितनी ज्यादा एम्बेरस होगी। उससे तो वेट ही नहीं हो रहा था, तभी चिल्लाने की आवाज आई। पर यह आवाज नियति की नहीं, नेहा की थी। नियति ने उसकी पैर पर पैर रख के जोर से मसल दिया था। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी हड्डियां टूट गई है। उसकी जान निकलती जा रही थी। उसकी मुंह से जोर की चीख निकल गई। सब उसे इतने चिल्लाते देख अपनी चेयर से उठ गए। नियति भी हाथ बांधे खड़ी हुई थी। नेहा तो चेयर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी पैर पर हाथ रख लिया। सब नेहा के पास आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? शिखा जी ने चिंता करते हुए पूछा। क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? पैर क्यों पकड़ा है? क्या तुम्हें कहीं लग गई है? विपुल जी भी उसके पास आकर पूछने लगे। नेहा को उन्होंने कभी पराया नहीं समझा था। भले ही वो उसे रूही जितना प्यार नहीं करते थे, पर वो भी उनकी बेटी जैसी थी। अमृत, अर्जित भी नेहा को परेशान होकर देख रहे थे। नीरज जी उसके पास नहीं गए। सरिता जी भी थोड़ी परेशान हो गई थी। नेहा उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी। वहीं दादी माँ और जय चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। उन्हें उसकी रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी नेहा रोते बिलखते हुए नियति को देखकर बोली, नियति अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तुम मुझे ऐसे हट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो तुमने मेरी पैर का क्या हालत किया है। नेहा सच में जोर से रो रही थी। उसे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं नियति उसे बिना किसी इमोशन के देख रही थी। शिखा जी गुस्से से आगे बढ़ गई। उनके मन में नियति के लिए जो गिल्टी था वो डे से इस वक्त कहीं गायब हो गई थी। शिखा जी ने नियति पर हाथ उठा दिया। ये देखकर विपुल जी हैरान हो गए। वो आगे जाकर शिखा को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नियति की नफरत और भी बढ़ जाए, पर अब देर हो गई थी। पर शिखा जी की हाथ नियति की गाल पर लग पाती उससे पहले नियति ने उनकी हाथ को कसकर पकड़ लिया। नियति की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिखा जी की चीख निकल गई। जय जो नियति के पास आ गया था वो वहीं रुक गया। तुम घटिया बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक किसी ने ऐसी गलती नहीं की है। आज तक मुझ पर हाथ उठाने की जितने लोगों ने कोशिश किया है उन सब की हाथ तोड़ दिया है मैंने, तो तुम कौन हो? हाँ, नियति को बहुत गुस्सा आ रहा था। पिछली जिंदगी में भी उसे धोखा मिला था, पर कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। जिसने भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश की उन सबको नियति ने नर्क के दर्शन करवा दिया था। और ये बेवकूफ औरत उस पर हाथ उठा रही थी। नियति छोड़ो मुंह को, तुम बहुत आगे जा रही हो।
सीखा जी नियति की लाल आंखों को देखकर डर गई थी, उन्हें अपने हाथ में बहुत दर्द भी हो रहा था। अर्जित आगे बढ़ा और सीखा जी को नियति से दूर करने की कोशिश करने लगा। नियति मोम को छोड़ो, उन्हें दर्द हो रहा है। पर अर्जित चाहकर भी सीखा जी को नियति की हाथ से छुड़ा नहीं पा रहा था। नियति की ग्रिप काफी स्ट्रोंग थी। वो हैरान था कि इतनी दुबली पतली लड़की इतनी स्ट्रोंग कैसे हो सकती है कि वो खुद भी उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी अमृत ने नियति की एक हाथ को पकड़ लिया और बोला, बस नियति, बहुत हुआ, अब मोम को छोड़ दो। नियति ने एक झटके के साथ अमृत की हाथ को झटक दिया। अमृत 2 कदम पीछे हो गया, वो भी नियति की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था। आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने इस घटिया हाथ से मुझे छूने की? नियति की गुस्से को देखकर सब हैरान थे। वहीं जय ने अर्जित को पीछे धक्का दे दिया, तुम मेरी बहन से दूर रहो। जय की बात सुनकर सब शौक थे। जय तो रूही और नेहा को भी कभी बहन नहीं कहता था, वो तो उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जय एक ही मीटिंग में नियति से इतना अटैच हो जाएगा। तभी विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, नियति प्लीज अपनी मोम को छोड़ दो, वो रो रही है। नियति ने गुस्से से सीखा जी की हाथ को झटक दिया, फिर टेबल पर रखे टिश्यू से अपना हाथ साफ करने लगी, जैसे उसने कितनी ही गंदी चीज को छू लिया हो। फिर गुस्से से बोली, ये औरत मेरी माँ नहीं है, अगली बार इसे मेरी माँ मत कहना मिस्टर विपुल शेखावत। मेरी माँ मर गई है और ये औरत एक माँ कहलाने की लायक नहीं है। भगवान ने इसे कोख देकर गलती किया है। जो अपनी बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है वो माँ नहीं हो सकती। वो तो डायन से भी ज्यादा खतरनाक है, किसी भयानक क्रिएचर से कम नहीं है ये औरत। दुनिया में कितने ही लोग बच्चा चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिलती, पर ये औरत एक औरत के नाम पर भी कलंक है। तभी सीखा जी जो रो रही थी वो थोड़े गुस्से से बोली, नियति तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, भूलो मत मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और तुमने नेहा को चोट पहुंचाई, ये नफरत तुम्हारे मन में कौन भर रहा है? तुम सच में मनहूस हो, तुम नहीं थी तो सब ठीक था, अब देखो फिर से इस घर में प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी बात सुनकर नियति डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा शेखावत, मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान यही है कि आपने मुझे जन्म दिया है। आप माँ बनने की लायक भी नहीं है, आपसे अच्छा तो कोई बच्चा किसी भिखारी से जन्म लेगा। काम से कम उसे माँ बाप का प्यार तो मिलेगा। अच्छा हुआ कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई, वरना क्या पता आप उस बच्चे को भी मार डालती। आप मुझे मनहूस कह रही हो ना? मनहूस तो आप और आपके पति है। शायद भगवान को भी पता चल गया होगा कि आप माँ बनने की लायक नहीं हो, इसलिए यूपी दोबारा कभी माँ ही नहीं बन पाए। और सबसे ज्यादा मनहूस तो आपकी लाडली है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। फिर भी उसे तो आप किसी खजाने की तरह रखते हो, फिर मैं कैसे मनहूस हो गई? ये बात सीधा जाकर रूही, अमृत, अर्जित, विपुल जी और सीखा जी के दिल में लगी। रूही जो नेहा के साथ खड़ी थी, उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। आज तक किसी ने उसे मनहूस नहीं कहा था, वो अपनी माँ को खा गई, ये सुनकर उसे नियति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नियति हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा शेखावत, जब बात आपके पति की पहली बीवी की बच्चों की आती है या आपकी सौतन की बहन की बच्चे की आती है तो आप इतने गुस्से में आ जाती हो। आप तो मुझ पर हाथ उठाने भी चली आए, ये जाने बिना कि गलती किसकी है वह क्या भरोसा है। पर जब आप 4 साल की बच्ची को अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, जब तुम्हारी मनहूस घटिया लड़की ने मुझे धक्का दे दिया था, तब मुझे याद है मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में थी, मेरे हाथ की हड्डियां टूट गई थी। तब तो आपने आसानी से कह दिया कि आपकी बेटी नादान है, उसने ये सब अनजाने में किया होगा। और आप अपनी सौतन की बहन की बेटी को जरा सी चोट लगने पर आप मुझे मारने के लिए दौड़े। इस बार तो इतने में छोड़ दिया, पर अगली बार आपकी हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। सीखा जी की हाथ बुरी तरह से दर्द कर रहा था। सब नियति की बात सुनकर हैरान थे। ये सब बचपन की बातें नियति को अभी तक याद है, ये नफरत अब इतनी बढ़ गई है। तभी रूही रोते हुए बोली, प्लीज नियति, मोम को ब्लेम मत करो, मैंने जो भी बचपन गलती किया है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये कहकर वो घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मोम बस मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें इतना सुनाओ। मोम और डैड तुम्हें भी प्यार करते हैं, प्लीज ऐसा मत कहो। क्या ने सच में मनहूस हूँ? डैड, मोम, भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से नियति आप सबसे नफरत करने लगी है। नहीं बच्चा, तुम मनहूस नहीं, तुम तो हमारे लिए हमारी लकी प्रिंसेस हो। अमृत और अर्जित नियति को गुस्से से देखते हुए बोले। विपुल जी ने भी रूही को नीचे से उठाया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोले, तुम मनहूस नहीं हो। नियति इस वक्त गुस्से में है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सीखा जी भी हैरानी से नियति को देख रही थी, क्या बोले समझ नहीं पा रही थी। वहीं नेहा बस रो रही थी, किसी का ध्यान अब उस पर नहीं था। क्या सबको उसकी केयर नहीं करनी चाहिए थी?
उसको ऐसे रोते देख सबको बुरा लग रहा था। विपुल जी नियति को देखकर बोले, नियति अब प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसे कैसे अपनी बहन को मनहूस कह सकती हो। मानता हूं सीखा ने गलत किया, पर तुम गुस्सा रूही पर तो नहीं निकाल सकती ना। मिस्टर विपुल शेखावत को अपनी पहली बीबी की बेटी से इतना प्यार है। क्यों जब आपकी बीबी मुझे मनहूस कह रही थी तब तो आप बोलने नहीं आए, जब बात आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।